चैप्टर 11 हत्यारे की खोज। पहाड़ी गांव पहुंचने के बाद शिवांश और उसके साथियों का सामना एक लुटेरों के समूह से होता है, जिसकी बातों को सुनकर शिवांश का गुस्सा भड़क जाता है, जिससे आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। शिवांश के गुस्से को देखकर सभी लुटेरे मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि शिवांश कौन है और क्या कर सकता है। लुटेरों के समूह को हंसते देखकर शिवांश का गुस्सा और भड़क जाता है और वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, जिससे जमीन कांपने लगती है, जिसके कारण वहां मौजूद सभी अपनी जगह से हिल जाते हैं। वही शिवांश एक कदम के साथ ही लुटेरों के समूह के पास पहुंच जाता है और एक लुटेरा का सिर धड़ के अलग कर देता है। शिवांश ने जिस लुटेरे का सिर धड़ से अलग किया था, उस लुटेरे को पता भी नहीं चला कि वो कब मरा। वहीं जब दूसरे लुटेरों ने अपने एक साथी को मरते देखा तो उन सब ने अपने अपने हथियार से शिवांश पर हमला कर दिया, लेकिन शिवांश ने सबके हमले को रोकते हुए फिर से एक लुटेरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिवांश अपने रौद्र रूप में आ गया था, जिसे देखकर तारिश और काव्या को भी डर लगने लगा था। शिवांश के शरीर से भयानक शक्ति निकल रही थी, जिसे देखकर काव्या बोली, अंडस्को ये शिवांश आखिर है कौन, इतना शक्तिशाली, वो भी इतने कम उम्र में कैसे। एक तरफ काव्या और तारिश सोच में थे शिवांश की शक्ति को देखकर, वही दूसरी तरफ शिवांश एक एक करके लुटेरों को मौत दे रहा था। ये देखकर लुटेरों का लीडर भागने की कोशिश करने लगा। ये देखकर शिवांश एक झटके में लुटेरों के लीडर के सामने खड़ा हो गया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिवांश ने 1 मिनट के अंदर सभी लुटेरों को मौत दे दिया था, लेकिन गुस्से शांत नहीं हो रहा था। उसने आसमान की तरफ चेहरा करके जोर से चिल्लाया, जिससे ऐसा लग कि आसमान फट जाएगा। बिजली और तेज चमकने लगी। शिवांश की चीख पूरे पहाड़ी गांव में गूंज उठी, जिसकी वजह से पूरा गांव डर गया। उन सबको लगा कि कोई शक्तिशाली आदमी या जानवर गुस्से में आ गया हो। शिवांश को गुस्से में देखकर काव्या जैसे ही शिवांश के गुस्से को शांत करने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही वो अपनी जगह पर जम गई और आसमान की सभी चीजें रुक गई थी। समय पूरी तरह से रुक गया था। तभी आसमान से रोशनी आकर शिवांश पर पड़ने लगी, जिससे शिवांश का गुस्सा शांत हो गया। कुछ पल बाद शिवांश का गुस्सा शांत हो गया और तभी आसमान से एक जानी पहचानी आवाज शिवांश को सुनाई दी, अंडस्को शांत हो जाओ, शिवांश अधर्मी मारे गए हैं। उस आवाज को सुनकर शिवांश ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला, अंडस्को भगवान शेषनाग को हमारा प्रणाम। शिवांश इतना बोला ही था कि उसे एक और शक्ति का आभास हुआ, जिसे महसूस कर शिवांश फिर से बोला, अंडस्को भगवान गरुड़ को हमारा प्रणाम। शिवांश के गुस्से को शांत करने भगवान शेषनाग और भगवान गरुड़ आए थे। शिवांश के प्रणाम का जवाब उसे आशीर्वाद के रूप में मिला, जिसके बाद शिवांश बोला, अंडस्को भगवान ये मुझे क्या हो गया था, अचानक मैं इतना क्रोधित कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिवांश तुम जिस जगह पर खड़े हो उस जगह पर बहुत बुराई है, जिसे महसूस कर तुम्हारे अंदर के दोनों दिव्यांश क्रोधित हो गए, उसी का परिणाम तुम्हारा क्रोध था, अंडस्को भगवान गरुड़ ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, मैं ही तो अवतार, फिर मेरी मर्जी के बिना कोई शक्ति मुझ पर हावी कैसे हो सकती है, अंडस्को शिवांश ने पूछा। शिवांश तुम अवतार जरूर हो, लेकिन अभी तक तुमने अवतार की पूरी शक्ति को धारण नहीं किया है। अभी तुम नाग गरुड़ योद्धा हो, दिव्य नाग गरुड़ योद्धा नहीं, इसलिए अभी तुम पूरी तरह से तुम्हारे अंदर का दिव्यांश तुम्हारे शरीर से नहीं जुड़ा है, अभी तुम्हारा शरीर साधारण ही है, अंडस्को भगवान शेषनाग ने कहा। तो प्रभु मैं दिव्य नाग गरुड़ योद्धा कब बनूंगा, अंडस्को शिवांश ने पूछा। जिस दिन तुम अपने सभी कुंडलिनी चक्र के साथ सभी नाड़ियां और सभी रोम छिंद्रों को जागृत कर लोगे, उस दिन तुम पूरी तरह से अवतार बन जाओगे, उसके तुम्हें हम दोनों की महान शक्ति प्राप्त होगी, अंडस्को भगवान गरुड़ ने कहा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम हम दोनों की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जब तुम्हें हम दोनों की शक्ति या हम दोनों में से किसी एक की शक्ति की जरूर होई, तो उस वक्त तुम अपने अंदर के दिव्यांश को जागृत कर सकते हो, उस वक्त तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाएगा, अंडस्को भगवान शेषनाग ने कहा। प्रभु मैं अपने अंदर के दिव्यांश को कितने समय के लिए जागृत कर सकता हूँ, अंडस्को शिवांश ने पूछा। अभी तुम्हारी जितनी शक्ति है उस अनुसार से एक दिन में आधे पहर के लिए अपने दिव्यांश को जागृत कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम अपने शक्ति को बढ़ाते जाओगे इसकी अवधि भी बढ़ती जाएगी, अंडस्को भगवान गरुड़ ने कहा। प्रभु आप दोनों से मुझे एक और सवाल पूछना है, क्या अनुमति है, अंडस्को शिवांश विनम्र भाव के साथ बोला। पूछो क्या पूछना चाहते हो, अंडस्को भगवान शेषनाग बोले। प्रभु आप तो इस बात को मुझे पहले भी बता सकते हैं, तो फिर आज क्यों बताया, और फिर मैं अभी पूरी तरह से अवतार नहीं बना हूं, तो फिर मैंने तूफान को जादुई जानवर में कैसे बदल दिया, अंडस्को शिवांश ने पूछा। शिवांश ये तो 2 सवाल हो गए, फिर भी जवाब देता हूँ, ये सब नियति का खेल है, इसलिए जब तक समय नहीं आता तुम्हारे सामने राज नहीं खुल सकते थे। अभी भी तुम्हारे जीवन के कई राज हैं जो समय आने पर खुलेंगे। और रही बात तुम तूफान को जादुई जानवर कैसे बना पाए, तो शिवांश तुम हमारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम गरुड़ और शेषनाग के अवतार हो, इसलिए प्रकृति से जब भी तुम मांगोगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा और प्रकृति की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो, अंडस्को भगवान गरुड़ ने कहा।
क्या तुम्हारे मन में और कोई सवाल है शिवांश? तुम हमसे पूछ सकते हो अंडरस्को भगवान शेषनाग बोले। नहीं प्रभु, अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है अंडरस्को शिवांश अपने हाथ को जोड़ते हुए बोला। तो ठीक है, हम अब चलते हैं विजय भवा शिवांश अंडरस्को। दोनों के इतना बोलते ही आसमान में बिजली चमकनी बंद हो गई। उसके बाद समय भी अपने गति से चलने लगता है। समय के चलते ही काव्या शिवांश के पास आती है तो शिवांश को शांत देखकर चौंक जाती है, जिसके बाद बोलती है अंडरस्को शिवांश, तुम तो अभी इतने गुस्से में थे तो तुरंत तुम शांत कैसे हो गए? छोड़ो मेरी बात और इन लुटेरों की स्टोरेज अंगूठी निकाल लो, इसमें जरूर कुछ खास होगा अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश ने सभी लुटेरों के हाथों से अंगूठी निकाल लिए और अपने पास रख लिए, साथ में उन सब के हथियार भी ले लिए और आगे बढ़ गया। कुछ देर और गांव में घूमने के बाद शिवांश ने एक होटल में कमरा किराए पर लिया। इस बार शिवांश ने एक ही कमरा ऐसा लिया था जिसमें तीनों आराम से रुक सकते थे। शिवांश को एक ही कमरा लेते देखकर काव्या बोली अंडरस्को शिवांश, मैं तुम दोनों के साथ कैसे रुकूंगी? काव्या की बात सुनकर शिवांश बोला अंडरस्को देखो काव्या, ये जगह सही नहीं है, इसलिए हमें एक साथ रुकना होगा ताकि हम किसी खतरे से निपट सके, इसलिए मैंने एक ही कमरा लिया। लेकिन चिंता मत करो, मैंने पता किया है यहाँ के कमरे बड़े होते हैं। ठीक है अंडरस्को काव्या बोली। जिसके बाद तीनों एक सेवक के साथ अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। शिवांश का कमरा तीसरी मंजिल पर था। कमरे में पहुंचने के बाद तीनों ने देखा कि कमरा सचमुच बहुत बड़ा था। कमरे के साथ एक हॉल भी था जिसमें बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे और एक ऐसा स्थान भी जहां योद्धा ध्यान कर सकते थे। कमरे में आने के बाद शिवांश ने अपने पास से 2 स्वर्ण मुद्रा निकाला और बोला अंडरस्को मैं तुम्हें ये दोनों दूंगा, लेकिन मुझे कुछ जानकारी चाहिए मिलेगा। 2 स्वर्ण मुद्रा को देखकर सेवक खुश हो गया, लेकिन अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और बोला अंडरस्को किसी भी जानकारी की कीमत यहाँ पर 3 स्वर्ण मुद्रा है। सेवक के आंखों की चमक पहले ही शिवांश देख चुका था, इसलिए जब सेवक ने 3 मुद्रा बोला तो शिवांश ने कहा अंडरस्को ठीक है, तुम जाओ, ये लो सामान लाने के 2 रजत मुद्रा। विचित्र लोक में 3 तरह की मुद्राएं चलती थी, कांस्य मुद्रा, रजत मुद्रा और स्वर्ण मुद्रा, जिससे स्वर्ण मुद्रा सबसे अधिक प्रभावशाली होता था और कांस्य मुद्रा सबसे कम। सेवक को किसी भी जानकारी के लिए 50 से 100 रजत मुद्रा तक मिलते थे। ये जानकारी पर निर्भर करता था। एक स्वर्ण मुद्रा 100 रजत मुद्रा के बराबर होता था। शिवांश को स्वर्ण मुद्रा वापस रखते हुए सेवक हड़बड़ाते हुए बोला अंडरस्को क्या कर रहे हो साहब, मैंने मना कहा किया है, जानकारी के लिए आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है मैं सब कुछ बताऊंगा। तो बताओ यहाँ पर किसी हथियार की अच्छी कीमत कहाँ मिल जाएगी अंडरस्को शिवांश ने पूछा। आपको किसी भी हथियार की सबसे अच्छी कीमत नीलामी घर में मिलेगा और यहाँ का सबसे बड़ा नीलामी घर यहाँ से 2 इमारत छोड़कर है अंडरस्को सेवक ने कहा। इस जगह के शक्तिशाली लोगों के बारे में बताओ जिनसे यहाँ टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता है अंडरस्को शिवांश ने दूसरा सवाल पूछा। पहाड़ी गांव में 4 शक्तिशाली परिवार हैं जिनसे लड़ने की हिम्मत इस शहर में कोई नहीं करता है। पहला इस गांव का मुखिया, दूसरा बटुक परिवार, तीसरा नेत्रा परिवार और चौथा जिनका ये होटल है मित्रा परिवार। इन चारों परिवारों की हुकूमत चलती है यहाँ पर। ठीक है, अब तुम जाओ, अगर कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मैं तुमसे मिलूंगा अंडरस्को। इतना बोलकर शिवांश दोनों स्वर्ण मुद्रा सेवक को दे दिए। स्वर्ण मुद्रा लेकर सेवक खुश हो गया और बोला अंडरस्को साहब, जब भी किसी जानकारी की जरूरत हो मुझे जरूर याद कीजिएगा, मेरा नाम चंदू है। ठीक है, अब तुम जाओ अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात मानते हुए चंदू कमरे से निकल गया, जिसके बाद शिवांश ने अपने साथियों के साथ जानकारी साझा किया। उसके बाद शिवांश बोला अंडरस्को सभी अंगूठा निकालो, देखे उसमें कुछ है कि नहीं। शिवांश की बात मानते हुए काव्या और तारिश अपने अपने पास से अंगूठी निकालकर सामने बिस्तर पर रख दिया। बिस्तर पर इस वक्त कुल 5 अंगूठी थे, जिसे देखते हुए शिवांश बोला अंडरस्को चलो देखते हैं इन अंगूठियों में कुछ खास है कि नहीं। इतना बोलकर शिवांश ने अंगूठी की जांच की। जैसे ही शिवांश अंगूठी के अंदर देखा तो वो चौंक गया और बोला अंडरस्को इसमें तो 5 और अंगूठी है। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश ने एक एक अंगूठी उठाया तो उन्हें उस भी कई और अंगूठी दिखा, जिसे देखकर काव्या बोली अंडरस्को हम तो अमीर हो गए हैं। एक तरफ शिवांश अपने साथियों के साथ अंगूठी की जांच कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ 5 लुटेरों की मौत की खबर पूरे पहाड़ी गांव में फैल गई। वो 5 जिस परिवार से थे उस परिवार के सैनिक हथियारों को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सभी को लग रहा था कि किसी ने 5 को मारकर उनके सामान को लूट लिया है। वो 5 लुटेरे पहाड़ी गांव के बटुक परिवार के लोग थे। लोगों के साथ लूटपाट करना उनका रोज का काम था, लेकिन उनके परिवार की ताकत की वजह से कोई भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। बटुक परिवार के लोग गांव में आए नए लोगों की जांच कर रहे थे, क्योंकि पुराने लोग बटुक परिवार के लोगों की जान लेने की हिम्मत नहीं करने वाले थे।
जैसे ही बटुक परिवार की तलाशी की खबर चंदू को मिली वो शिवांश के कमरे में आ गया और शिवांश को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर शिवांश मन ही मन बोल अंडरस्को वो पांचों बटुक परिवार से थे। कुछ पल सोचने के बाद शिवांश बोला अंडरस्को ठीक है तुम जाओ हम संभाल लेंगे। शिवांश की बात सुनकर चंदू ने सहमति में सिर हिला दिया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद काव्या बोली अंडरस्को अब हम क्या करेंगे, हमने तो गांव के सबसे शक्तिशाली परिवार से पंगा ले लिया है, बस तुम दोनों डरना नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात से दोनों सहमत हो गए। उसके बाद तीनों ने अंगूठी को छुपा दिया और कमरे में ही ध्यान करने लगे। तीनों शांति से ध्यान कर रहे थे, तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, जिसे सुनकर शिवांश ने दरवाजा खोला और सामने खड़े आदमी से बोला अंडरस्को बोलो क्या बात है। 12 वेटर रति। बटुक परिवार अपने परिवार के लोगों के हत्यारों को ढूंढ रहा था, वही शिवांश अपने साथियों के साथ कमरे में ध्यान कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पीटने की आवाज सुनकर शिवांश ने दरवाजा खोला तो उसे दिखा कि उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। शिवांश ने महसूस किया कि उसके सामने खड़े लोगों में कुछ जल रैंक के योद्धा है तो कुछ पवन रैंक के। उन सब को देखते हुए शिवांश बोला अंडरस्को हाँ बोलो क्या बात है, तुम सब मेरे दरवाजे को ऐसे कैसे पिट रहे थे। शिवांश को देखकर उस समूह का एक आदमी बोला अंडरस्को प्रबंधक ने सही कहा था, इस कमरे में 3 कम उम्र के लड़के आए हैं, ये थोड़े ही हमारे लोगों को मार सकते हैं। उस आदमी की बात सुनकर समूह का लीडर बोला अंडरस्को सही बोल रहे हो, इन सब में इतनी ताकत नहीं है कि बटुक परिवार के लोगों को मार सके, चलो किसी दूसरे को ढूंढते हैं। शिवांश उन सब की बातों को सुन रहा था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, लेकिन अपनी खुशी को चेहरे पर आने नहीं दिया। सभी के जाने के बाद शिवांश ने दरवाजे बंद कर लिया और कमरे में चला गया। जब शिवांश कमरे में आया तो काव्या बोली अंडरस्को क्या हुआ। शिवांश मामला निपट गया। हाँ उन लोगों को हमारी उम्र की वजह से शक नहीं हुआ, वैसे उन अंगूठियों से हमें कितने स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है अंडरस्को शिवांश ने पूछा। हमारे पास कुछ 7,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है और साथ में कुछ मंत्र भी है जो रैंक 1 और 2 के हैं और कुछ हथियार है जो रैंक 3 के हैं अंडरस्को तारिश ने कहा। ठीक है तुम दोनों 2,000 स्वर्ण मुद्राएं रख लो, जरूरत पड़ सकती है, और कुछ हथियार भी रख, और मंत्र और हथियार चाहिए तो वो भी रख लो अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर दोनों खुश हो गए और अपने अपने काम की चीज रख लिए। अपने लिए हथियार चुनते हुए तारिश मन ही मन बोला अंडरस्को वैसे मेरे स्टोरेज में तो इससे अधिक शक्तिशाली मंत्र और हथियार है, लेकिन अगर मैंने इसका प्रयोग किया तो शिवांश को पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं किसी अमीर परिवार से हूँ, लेकिन मुझे इन कमजोर मंत्रों का ध्यान केवल अपने परिचय को छुपाने के लिए करना होगा, साथ में मुझे अपने परिवार के शक्तिशाली मंत्रों का भी ध्यान करना होगा। तारिश को सोचते देखकर शिवांश बोला अंडरस्को तारिश तुम क्या सोच रहे हो। शिवांश की आवाज सुनकर तारिश होश में आया और बोला अंडरस्को कुछ नहीं, बस ऐसे ही कि इन मुद्राओं का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इतना मत सोचो, जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर लेंगे अंडरस्को शिवांश ने कहा। सबके मुद्राएं लेने के बाद शिवांश ने भी बची हुई 3,000 मुद्राएं अपने पास रख ली। उसके बाद मंत्र और हथियार और बोला अंडरस्को हम इन हथियारों को किसी को बांट देंगे, पर क्यों बेच भी तो सकते हैं ना अंडरस्को काव्या बोली। इन सब को हम यहाँ तो बेच नहीं सकते हैं, इसलिए जो करना है इस गांव से बाहर जाने के बाद करना है अंडरस्को तारिश ने कहा। चलो ठीक है अब हमें वो काम कर लेना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, चलो चलते हैं उस कालू को ढूंढने अंडरस्को शिवांश ने कहा। तो कहाँ से शुरू करना है अंडरस्को तारिश ने पूछा। वही शराबखाना जहाँ आखिरी बार कालू दिखा था, चलो चलते हैं। तुम दोनों को कालू का चेहरा याद है ना अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर दोनों ने सहमति में सिर हिला दिया, जिसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकल गए और अस्तबल जाकर अपने घोड़े लिए और शराबखाने की तरफ निकल गए। गांव में 3 शराबखाने थे, जिसे जानकारी मिलने के बाद शिवांश काव्या और तारिश से पूछा अंडरस्को पहले हमें किस शराबखाने में जाना चाहिए। इस गांव के चारों छोर पर एक एक शराबखाना है, पहले हमें किस छोर पर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पूर्वी छोर वाले शराबखाने पर जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार वो वही दिखा था अंडरस्को काव्या ने कहा। ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन जाने से पहले सब अपने चेहरे ढक लो अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात को मानते हुए काव्या और तारिश ने अपने चेहरे को एक कपड़े से बांध लिया। शिवांश ने भी अपने चेहरे को बांध लिया और शराबखाने की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही समय तीनों शराबखाने के पास पहुंच गए। अपने घोड़े को अस्तबल में बांधने के बाद तीनों शराबखाने के अंदर जाने लगे, तभी एक सैनिक ने तीनों को रोक लिया और बोला अंडरस्को अनुमति पत्र दिखाओ। सैनिक की बात सुनकर शिवांश पहले अपने साथियों की तरफ देखा, फिर सैनिक से बोला अंडरस्को अगर अनुमति पत्र ना हो तो क्या हम अंदर नहीं जा सकते हैं। जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक व्यक्ति का 5 स्वर्ण मुद्रा जमा करना होगा अंडरस्को सैनिक ने कहा। सैनिक की बात सुनकर शिवांश ने अपने स्टोरेज से 15 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और
सैनिक को दे दिया, जिसके बाद दोनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद तीनों ने देखा कि शराबखाना बाहर से जितना बड़ा दिखता है उससे बहुत बड़ा था। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो टेबल पर बैठे शराब पी रहे थे और उनके सामने मंच में लड़कियां नाच रही थी। कुछ लोग लड़कियों के साथ नाच रहे थे। खराबाखाने के अंदर आने के बाद शिवांश और उसके साथी आसपास देख रहे थे। वहां पर सिर्फ मर्द नहीं, औरतें और लड़कियां भी मस्ती कर रहे थे। शराबाखाने में मौजूद लड़कियों को देखकर तारिश बोला, अंडस्को इस गांव में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, आखिर आई कहां से ये सब? होंगे कहीं के अपराधी। वैसे तुमने कभी मेरी खूबसूरती की तारीफ नहीं की है क्या? मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? अंडस्को काव्या सबको देखते हुए बोली। तीनों के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, इसी कारण शिवांश और तारिश ने नहीं देखा कि तारिश ने जब लकड़ियों की तारीफ की थी तो उस वक्त काव्या के चेहरे पर नाराजगी आ गई थी। कहते हैं न, जब साथ के लड़के किसी और लड़की की तारीफ कर तो लड़कियों को जलन जरूर होती है। चारों तरफ देखते हुए और बात करते हुए तीनों शराबखाने के काउंटर पर गए, जहां कई खूबसूरत लड़की वेटर थी, जिसमें से एक वेटर जिसकी आंखों में एक कातिलाना चमक थी और उसके बाल कंधे तक आ रहे थे। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिसके कारण वो काफी आकर्षक लग रही थी। वो अपनी मीठी आवाज में बोली, अंडस्को क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें एक अच्छी शराब और साथ में कुछ जानकारी चाहिए होगी, अंडस्को शिवांश ने आसपास देखते हुए कहा। शिवांश की बात सुनकर वो लड़की शिवांश की तरफ देखी, तभी शौर्य उस लड़की की नजर मिली। शिवांश के आंखों में एक आकर्षण था जिसमें वो लड़की कुछ पल के लिए खो गई, जिसे देखकर शिवांश ने लड़की के सामने चुटकी बजाई, जिससे लड़की होश में आई और मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को मैं चेहरा देखे बगैर मैं किसी को जानकारी नहीं देती हूँ। शिवांश से इतना बोलकर लड़की वेटर मन ही मन बोली, अंडस्को जिसके आंखों में इतना आकर्षण है वो देखने में कैसा होगा? लड़की सोच ही रही थी, तभी शिवांश ने अपना कपड़ा चेहरे से हटा लिया। जैसे ही लड़की ने शिवांश के खूबसूरत चेहरे को देखी वो तो शिवांश में खो गई। लड़की का वही हाल था जो लड़कों को होते हैं जब वो किसी खूबसूरत लड़की को देखता था। शिवांश के चेहरे को देखते हुए वेटर मन ही मन बोली, अंडस्को ये लड़का तो किसी लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत है, खाने था अब ये। तभी उसकी नजर तारिश और काव्या, जिन्होंने शिवांश के चेहरे से कपड़े हटाते ही हटा लिया। तारिश भी शिवांश की तरह काफी खूबसूरत था। तारिश को देखने के बाद वेटर मन ही मन बोली, अंडस्को आखिर ये लड़के कहाँ से आए हैं? यहाँ तक आज तक मैंने बदसूरत अपराधियों को देखा है, ये दोनों कौन है? वेटर को शिवांश और तारिश में खोया देखकर काव्या उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, अंडस्को तुम खोई कहाँ हो? शराब दो और जानकारी। जानकारी शब्द काव्या धीरे से बोली थी। काव्या के चुटकी बजाने के बाद वेटर होश में आई और 3 ग्लास शराब काउंटर पर रखते हुए बोली, अंडस्को हर जानकारी की कीमत होती है, क्या जानकारी चाहिए पहले ये बताओ, फिर कीमत बताऊंगी। अगर तुम्हें मंजूर हुआ तो ठीक, नहीं तो जा सकते हो। वेटर की बात सुनकर शिवांश ने अपने पास से एक कागज निकाला जिस पर कालू की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे शिवांश ने खुद बनाया था अपनी शक्तियों से, जिसमें कालू का चेहरा साफ दिख रहा था। उस कागज को निकालने के बाद शिवांश ने उसे वेटर को दे दिया। शिवांश के हाथ से तस्वीर दिखने के बाद लड़की वेटर तस्वीर को देखते हुए बोली, अंडस्को तो तुम्हें इसकी जानकारी चाहिए? वैसे तो इसकी कीमत 2 स्वर्ण मुद्रा है, लेकिन तुम्हारे लिए 1 स्वर्ण मुद्रा चलेगा, आखिर तुम इतने खूबसूरत हो। वेटर लड़की की बात सुनकर शिवांश ने अपने पास से 1 स्वर्ण मुद्रा निकाला और काउंटर पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को अब बताओ ये कहाँ मिलेगा और कब? काउंटर से मुद्रा उठाते हुए वेटर लड़की बोली, अंडस्को ये आदमी हर 3 दिन में यहाँ आता है, कल ही आया था, अब ये 2 दिन बाद आएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके साथ 3 और लोग रहते हैं जो उसके समान ही शक्तिशाली है। धन्यवाद। अंडस्को इतना बोलकर शिवांश तस्वीर लेकर जाने लगा, तभी वेटर लड़की शिवांश को रोकते हुए बोली, अंडस्को मुझे भी एक जानकारी चाहिए, दोगे? वेटर लड़की की बात सुनकर शिवांश थोड़ा सरप्राइज हुआ और बोला, अंडस्को तुम्हें मुझसे क्या जानकारी चाहिए? ये कि तुम सब हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? अंडस्को वेटर लड़की बोली। लड़की की बात सुनकर शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को मेरा नाम अंश है और मेरे दोस्तों का नाम तरुण और सुनहरी है। क्या ये तुम्हारी प्रेमिका है? अंडस्को वेटर लड़की बोली। नहीं, ये तरुण की प्रेमिका है, अंडस्को शिवांश मुस्कुराते हुए बोला। शिवांश की बात सुनकर तारिश और काव्या शौक होकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल एक दूसरे को देखने के बाद वो दोनों शिवांश की तरफ देखने लगी। तभी शिवांश वेटर लड़की बोली, अंडस्को वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम रति है, अंडस्को वेटर लड़की बोली। तो ठीक है रति, हम चलते हैं, मुझे और भी काम है, अंडस्को इतना बोलकर शिवांश जाने लगा। तभी रति बोली, अंडस्को इतने खर्च करके आए हो तो थोड़ा मस्ती में करके जाओ। रति की बात सुनकर शिवांश अपने साथियों की तरफ देखा तो तारिश बोला, अंडस्को कुछ समय रुकते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, अंडस्को इतना बोलकर शिवांश तारिश काव्या के साथ जाकर एक टेबल पर बैठ गया। तभी रति उसके टेबल पर 3 ग्लास रख दिए और मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को मस्ती करो।
अब तक लोगों की नज़र शिवांश और उसके समूह पर पड़ गई थी, क्योंकि आज तक रति ने किसी भी मर्द को भाव नहीं दी थी, लेकिन आज खुद से शिवांश से बात करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वहां बैठे मर्दों को जलन होने लगी। कुछ मर्दों की नीयत तो काव्या को देखकर भी खराब हो गया था। वही लड़कियों की नज़र शिवांश और तारिश पर पड़ी, जिसमें से कुछ लड़कियां शिवांश और तारिश की उम्र देखकर बोली, अंडस्को ये दोनों ने हमसे 4-5 से छोटे हैं। वही कुछ लड़कियां बोली, अंडस्को 4-5 ही छोटा है तो क्या हुआ, लड़के तो खूबसूरत है। वही कुछ लड़कियां तो शिवांश और तारिश की उम्र के ही थे। लड़कों की नज़र काव्या पर, वही लड़कियों की नज़र शिवांश और तारिश पर थी। तभी एक आदमी शराब के नशे में काव्या के पास आया और बोला, अंडस्को ये लड़की मेरे साथ मस्ती करेगी। उस आदमी ने इतना बोला ही था कि काव्या ने अपना ग्लास उठाए और उस नशे में द्युत आदमी के सिर पर दे मारा। इस दृश्य को देखकर सभी शौक हो गए। कुछ पल के लिए शिवांश भी शौक हो गया था, उसे उम्मीद नहीं थी काव्या ऐसा करेगी। कुछ समय शौक मर रहने के बाद शिवांश और तारिश हंसने लगे। शिवांश नशे में धुत आदमी जिसका सिर काव्या ने फोड़ दिया था उससे बोला, अंडस्को भविष्य में कभी किसी लड़की को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि जब लड़कियां गुस्से में आती है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। 13 अपराधियों की कीमत। पहाड़ी गांव के शराबखाने में शिवांश और उसके साथी बैठे हुए मस्ती कर रहे थे। तभी वहां एक आदमी नशे में धुत कर होकर काव्या के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर काव्या अपने शराब के गिलास को उसके सिर पर फोड़ देती है। उसकी वजह से उस शराबी के सिर से खून निकलने लगता है। इस दृश्य को देखकर जहां सभी लोग शौक में थे, वही शिवांश और तारिश मुस्कुरा रहा था। शिवांश और तारिश को मुस्कुराते हुए देखकर शराबी आदमी अपने सिर को पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोला, अंडस्को मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं, अभी मैं अपने साथियों के साथ मिलकर तुम दोनों को मारकर इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। हम इंतजार कर रहे हैं, जो जिसे भी लेकर आना है उसे लेकर आ जाओ, हमें किसी का डर नहीं है, अंडस्को काव्या बोली। काव्या की निडरता देखकर गुस्से में वो शराबी अपने पास से चला गया। तभी वहां रति आई और काव्या से बोली, अंडस्को तुमने ये क्या किया, इसके समूह में एक पवन रैंक के 8वें स्तर का योद्धा है, वो आ गया तो तुम तीनों को कोई नहीं बचा पाएगा, वो बहुत खूंखार है। एक कम करो, तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, मैं संभाल लूंगी। रति की बात सुनकर काव्या बोली, अंडस्को रति तुम चिंता मत करो, जब तक अंश हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ दिन ही पहले हरित राज्य के अंश ने एक साथ 4 पवन रैंक के योद्धा को मौत दिया है। काव्या की बात सुनकर रति के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और शिवांश और उसके साथियों को देखने लगे, लेकिन उनकी आयु देखकर किसी को काव्या की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो शिवांश और उसके साथियों का मजाक उड़ाने लगे। फिर भी शिवांश कुछ नहीं बोला और आराम से सबको देखता रहा। कुछ पल सबको देखने के बाद शिवांश रति से बोला, अंडस्को रति क्या यहाँ लड़ने की अनुमति है या नहीं? लड़ सकते हो, लेकिन जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करना होगा, भरपाई किए बगैर नहीं जा सकते हो, अंडस्को रति शिवांश को देखते हुए बोली। रति को शिवांश को आंखें में विश्वास दिखा, जिस देखकर रति को बहुत आश्चर्य हुआ। रति शिवांश को देख ही रही थी, तभी शिवांश बोला, अंडस्को रति क्या यहाँ औषधीय शराब मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, लेकिन वो 3 तरह है, 100, 200 और 300 जड़ी बूटी वाला शराब है, तुम्हें कौन सा चाहिए? अंडस्को रति बोली। तीनों की कीमत क्या है? अंडस्को शिवांश ने पूछा। 50, 100 और 150 स्वर्ण मुद्रा, अंडस्को रति बोली। 50 वाले 2 ले आओ, अंडस्को शिवांश ने कहा। औषधीय शराब जड़ी बूटी से बनी होती थी, जो योद्धा को अपने शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता था। इससे ज्यादा नशा नहीं होता है, इसलिए शिवांश ने औषधीय शराब की मांग की थी। शिवांश की बात मानते हुए रति शराब की बोतल लाने चली गई, जिसके बाद काव्या शिवांश से बोली, अंडस्को शिवांश ये बोतल को काफी महंगा है। तो क्या हुआ, हमारे पास नहीं है क्या स्वर्ण मुद्रा? अंडस्को शिवांश ने कहा। ठीक है, औषधीय शराब की कीमत मैं और काव्या चुकाएंगे, अंडस्को तारिश ने कहा। जैसे तुम दोनों की मर्जी, अंडस्को शिवांश ने मना नहीं किया। वैसे भी उन दोनों के पास 2000 से ऊपर स्वर्ण मुद्रा थे। शिवांश, तारिश और काव्या इंतजार कर ही रहे थे, तभी एक धमाके के साथ शराबखाने का दरवाजा खुला और एक आवाज गूंजा, अंडस्को किसने हमारे साथी का सिर फोड़ा? जल्दी से घुटने पर बैठकर माफी मांग लो। इस आवाज को सुनकर शिवांश और उसके साथियों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां 3 लोग खड़े थे, जिनमें एक वो था जिसका सिर फूटा था। उसने इतने समय में ही अपने गांव का इलाज करवा लिया था। शिवांश और उसके साथी उन तीनों को देख ही रहे थे, तभी वो आदमी जिसका सिर फूटा था वो शिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोला, अंडस्को तेजा भाई वही है वो तीनों। शिवांश और उसके साथियों को देखकर तेजा सिर फूटे आदमी से बोला, अंडस्को राका तुम इन बच्चों से हार गए, शर्म नहीं आ रहा है तुम्हें? काव्या ने जिस इंसान के सिर फोड़ी थी उस आदमी का नाम राका और उसके साथ आए एक पवन रैंक के योद्धा का नाम तेजा था। तेजा का गुस्सा देखकर राका अपना बचाव करते हुए बोला, अंडस्को भाई इन तीनों ने अचानक हमला कर दिया तो हम क्या करें, हम घायल हो गए।
राका की बात वहां बैठे लोगों ने सुनी तो सब आश्चर्य में उन्हें देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। वो सब के सब अपराधी थे, उन्हें ये सब लड़ाई देखने में मजा आता था, इसलिए सब चुपचाप लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। वही काव्या जब राका की बात सुनी तो गुस्से में बोली, अंडरस्को आए घोचू, झूठ क्यों बोल रहा है, मैंने अकेले तुम्हारे सिर को फोड़ी हूँ। काव्या की बात सुनकर राका गुस्से में काव्या को देखने लगा। तभी तेजा बोला, अंडरस्को तुमने हमारे आदमी को मारा है, जल्दी से घुटने के बल बैठकर हमारे साथी से माफी मांगो। नहीं भाई, इस लड़की को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और अपनी दासी बना कर रखूंगा, अंडरस्को राका बोला। राका की बात सुनकर तेजा बोला, अंडरस्को ये लड़की सुना नहीं मेरे आदमी ने क्या कहा, अब चल हमारे साथ। तेजा की बात सुनकर काव्या लंबी सांस लेते हुए अपने जगह पर बैठ गई और शिवांश से बोली, अंडरस्को शिवांश और तारिश, आज मेरा मन नहीं है लड़ने का, इसलिए तुम दोनों ही लड़ो। अरे नहीं, मुझे तो शराब का इंतजार है, ये लड़ाई सिर्फ शिवांश लड़ेगा, अंडरस्को तारिश ने कहा। तारिश की बात सुनकर शिवांश के साथ साथ सब आश्चर्य में शिवांश को देखने लगे। तभी शिवांश बोला, अंडरस्को तुम दोनों बहुत बड़े शैतान हो। इतना बोलकर शिवांश अपनी जगह से खड़ा हो गया और अंगड़ाई लेने लगा और बोला, अंडरस्को एक आदमी के मारने का 2 स्वर्ण मुद्रा लूंगा, यहाँ 3 है तो 6 स्वर्ण मुद्रा मंजूर है। शिवांश ने एक पवन रैंप की कीमत 2 स्वर्ण मुद्रा लगाया था। ऐसा करके शिवांश ने उन तीनों का अपमान कर दिया था, जिसके कारण उन तीनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आंखों में हत्या की भावना लिए और अपने मुंह में शक्ति इकट्ठा किए शिवांश की तरफ तीनों बढ़ने लगा। उन तीनों को आते देखकर शिवांश बोला, अंडरस्को क्या तुम तीनों को मंजूर है कीमत? हाँ मंजूर है, थोड़ा ज्यादा है लेकिन मंजूर है, अंडरस्को काव्या मुस्कुराते हुए बोली। काव्या के मंजूर करते ही शिवांश ने अपने हाथों में शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी शिवांश को अपने पीछे से एक शक्ति का हमला महसूस हुआ और शिवांश पीछे की तरफ मुड़ गया और अपने शक्तियों से ढके हाथों से राका के साथ आए एक दूसरे आदमी के मुक्के को पकड़ लिए और तेजी में एक मुक्का उसके सीने पर मार दिया। शिवांश का मुक्का देखने में तो साधारण था, लेकिन जैसे ही मुक्का तेजा के दूसरे साथी के सीने से टकराया तो वो खून की उल्टी करते हुए पीछे एक टेबल से टकरा गया। उस आदमी की टक्कर से वो टेबल टूट गया। अपने आदमी की हालत देखकर तेजा ने तेज आवाज में बोला, अंडरस्को अब मेरे हमले से बच के दिखा, अग्नि तलवार शक्ति। तेजा के इतना बोलते ही तेजा के सामने एक अग्नि चक्र बन गया और उसके बीचों बीच एक अग्नि तलवार था, जिसमें तेजा चक्र की सहायता से शक्ति समाहित कर रहा था। तेजा का ये हमला रैंक 2 का शक्ति मंत्र था, जिससे भयानक शक्ति निकल रही थी। उस शक्ति को तैयार होते देखकर आर्यन ने एक शक्ति का नाम लिया और वो था बर्फीला नाग शक्ति। जैसे ही आर्यन ने शक्ति का नाम लिया वैसे ही शिवांश के सामने भी एक चक्र बन गया और जिसके बीचों बीच एक सफेद नाग शक्ति से तैयार हो रहा था। आर्यन ने उस नाग में अपनी शक्ति भेजनी शुरू कर दी। दोनों के हमले को देखकर लोग आपस में बात करने लगे और बोलने लगे, अंडरस्को ये लड़का तो शक्तिशाली है, ये इतनी आसानी से रैंक 2 के हमले को तैयार करने में सक्षम हो गया। वही आर्यन ने सबके बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने हमले के अंदर थोड़ी सी कुंडलिनी चक्र शक्ति को छुपा दिया, जिसे किसी ने नहीं देखा। वैसे ही दोनों का हमला तैयार हुआ, दोनों ने अपना हमला कर दिया। तेजा को अपने हमले पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो शिवांश को देखकर मुस्कुरा रहा था। वही शिवांश चेहरे पर शांति के साथ दोनों हमलों को देख रहा था। तभी सबके नजरों के सामने दोनों हमला आपस में टकरा गया और शक्ति की तलवार चारों तरफ फैल गई, जिससे बचने के लिए लोगों ने अपने सामने शक्ति कवच बना लिया। सभी को लगा कि दोनों का हमला नष्ट हो चुका है। तभी शक्ति की लहर के बीच से एक उंगली के आकार का सांप तेजा की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर तेजा के साथ साथ लोग भी शॉक हो गए। आर्यन के उस छोटे सांप को देखकर एक आदमी बोला, जो काफी अनुभवी दिख रहा था, अंडरस्को अरे भाई ये तो कुंडलिनी चक्र शक्ति का हमला है, इसका मतलब ये लड़का एक योगी है। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग शिवांश को देखने लगे। वही तेजा भी आश्चर्य में शिवांश को देख रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि उसके करीब शिवांश का हमला पहुंच गया, तो उसने जल्दी से अपने शरीर से शक्ति निकालकर कवच बनाना शुरू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। शिवांश का कुंडलिनी चक्र शक्ति से बना सांप तेजा के कवच को तोड़ते हुए उससे टकरा गया, जिसकी वजह से तेजा खून की उल्टी करते हुए दूर जा गिरा। शिवांश का वो छोटा सांप बहुत शक्तिशाली था। जब लोगों को पता चला कि शिवांश एक योगी है तो उन्हें लगने लगा कि अभी उसके दोस्त जो बोल रहे थे वो सच ही होगा। सभी लोग शिवांश की ही बात कर रहे थे। लड़कियों को तो शिवांश और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। जिन लड़कियों ने कहा था कि शिवांश उनसे उम्र में छोटा है, वो भी अब शिवांश को ही देखे जा रही थी। वही जो लोग काव्या पर बुरी नजर रखे हुए थे, उनकी आंखों में डर दिखने लगा। शिवांश ने अपने एक ही हमले के एक पवन रैंक के योगीराज को बुरी तरह से घायल कर दिया था। शिवांश ने बर्फीले नाग का हमला किया था, योगी पुष्पेंद्र के दोस्त ने दिया था, जिसे शिवांश ने होटल के कमरे में ध्यान करके हासिल कर लिया था, वो भी बहुत कम समय में।
शिवांश के हमले की वजह से तेजा बुरी तरह से घायल होकर दर्द से कराह रहा था। तभी अपने हाथों में शक्ति इकट्ठा करते हुए शिवांश उसके पास गया। शिवांश को अपने पास आते देखकर तेजा अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, अंडस को माफ कर दो मुझे, मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, चाहो तो उस राका को मार डालो। तेजा की बात सुनकर राका, जो पहले ही डर से कांप रहा था, वो तेजी में वहां से भागने लगा। ये देखकर शिवांश तेजा से बोला, अंडस को वो तो भाग गया, अब बता मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, अंडस को तेजा बोला। तेजा की बात सुनकर शिवांश कुछ सोचने का अभिनय करते हुए बोला, अंडस को कितना दे सकता है अपने जान की कीमत? मेरे शहर में मुझे पकड़ने की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूँ, अंडस को तेजा ने कहा। तेजा की बात सुनकर शिवांश और उसके साथी शौक हो गए। कुछ पल शौक में रहने के बाद शिवांश बोला, अंडस को लगता है तू काफी मालदार है, चलिए बता कि तू कहाँ से है। मैं ये नहीं बताऊंगा, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूँ, अंडस को तेजा बोला। मुझे 1000 नहीं 2000 चाहिए, अगर दिया तो तुम्हें जाने दूंगा और नहीं दिया तो मार डालूंगा, अंडस को शिवांश ने कहा। ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, अंडस को तेजा जल्दी में बोला। तेजा को इतनी जल्दी मानते देखकर शिवांश हंसते हुए बोला, अंडस को लगता है अभी मैं तुमसे 5000 मांगता तो तुम वो भी दे देते, चल अब अपने 2000 और अपने दोनों आदमियों के 2000 पूरे 6000 निकाल। शिवांश की बात सुनकर तेजा शौक हो गया और बोला, अंडस को मैंने तो सिर्फ अपने जान की कीमत बताई थी, उन दोनों की कीमत तुम उन दोनों से ही मांगो। च 14 वसंत परिवार। शिवांश तेजा को अपने एक ही हमले में घायल कर देता है, जिसके बाद सबको पता चलता है कि शिवांश एक योगी है। जिसके बाद तेजा शिवांश को 2000 स्वर्ण मुद्रा अपने जान के बदले देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद शिवांश उससे 6000 स्वर्ण मुद्रा मांगता है उसके और उसके दोनों साथियों के बदले। शिवांश की मांग सुनकर तेजा ने सिर्फ अपने जान की कीमत देने के लिए राजी हुए, जिसे सुनकर तेजा का दूसरा साथी गुस्से में बोला, अंडस को तेजा भाई, हमने इतने सालों तक आपका साथ दिया और आज हमें अकेला छोड़ रहे हैं। अपने दूसरे आदमी की बात सुनकर तेजा बोल, अंडस को तो उस काम के बदले में पैसे देता था, तो तुम्हारे पास पैसे तो होंगे। दोनों को बहस करते देखकर शिवांश गुस्से में बोला, अंडस को चुप करो और तेजा तुम अपने 2000 निकाल, बाकी मुझे किस तरह से लेने हैं वो मुझ पर छोड़ दो। शिवांश की बात सुनकर तेजा ने खुशी खुशी 2000 स्वर्ण मुद्रा शिवांश को दे दिए, जिसके बाद तेजा के दूसरे आदमी के पास जाने लगा। शिवांश को अपने पास आते देखकर तेजा का साथी डर गया और बोला, अंडस को मेरे पास इतने स्वर्ण मुद्रा नहीं है, मुझे छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, जानकारी चाहिए दोगे, अंडस को शिवांश ने पूछा। हाँ बोलो, क्या जानकारी चाहिए तुम्हें, अंडस को तेजा का साथी बोला। ये बताओ तुम सब कहाँ से आए हो और तुमने ऐसा क्या किया कि तुम सबको भागकर यहाँ आना पड़ा, अंडस को शिवांश ने पूछा। शिवांश का सवाल सुनकर तेजा गुस्से में बोला, अंडस को तुम कुछ नहीं बोलता, ये मत भूलना इस गुनाह में तुम भी शामिल थे। मैं उस कारण में शामिल नहीं था जिस कारण से हमें भागना पड़ा, इसलिए मैं सब कुछ बताऊंगा, अंडस को इतना बोलकर तेजा का साथी शिवांश से बोला, अंडस को हरित राज्य के कुसुमपुर नगर से हम आए हैं, वहां पर इस तेजा ने एक बड़े परिवार की बेटी का अपहरण कर लिया था और उसके साथ गलत काम किए, जिस कारण से उस परिवार ने तेजा के पीछे आदमी लगा दिए और तेजा को यहाँ भागकर आना पड़ा। अपने आदमी की बात सुनकर तेजा गुस्से में अपने आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा और लेकिन तारिश और काव्या ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद शिवांश तेजा के साथी से बोला, अंडस को ये कौन परिवार है? वसंत परिवार। वसंत परिवार कुसुमपुर शहर के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक परिवार है और ये तेजा भाईनगर के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक है, अंडस को तेजा के साथी ने कहा। तेजा के साथी की बात सुनकर सभी लोग तेजा को देख रहे थे। सभी के नजरों के सामने शिवांश अपनी जगह से उठा। शिवांश के आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। शराबखाने के अंदर जहां लोगों का शोर था, वहीं बाहर आसमान में बादल छा गए थे और बिजलियां चमक रही थी। शिवांश को अपने तरफ गुस्से में बढ़ते देखकर तेजा डरते हुए बोला, अंडस को मैंने तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्रा तो दे दिया, फिर तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों बढ़ रहे हो? तेजा की बात सुनकर बगैर कोई जवाब दिए शिवांश ने उसके गर्दन को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया और गुस्से में बोला, अंडस को अगर कोई किसी औरत के साथ बदतमीजी करता है तो अंश उसे नहीं छोड़ता है। इस वक्त शिवांश गुस्से में तो था, लेकिन पहले की शिवांश ने अपने होश नहीं खोए थे, इसलिए उसे मालूम था वो कहाँ है, इसलिए उसने अपना अंश बताया। अंश की बातों को सुनकर तेजा डरते हुए बोला, अंडस को मैं तुम्हें और स्वर्ण मुद्रा दूंगा, मुझे जाने दो। अगर तू मुझे अपनी सारी दौलत भी दे देना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंडस को शिवांश के इतना बोलते ही उसकी आंखें बिजली की चमकने लगी और उसके हाथों से बिजली निकलकर एक झटके में तेजा को जलाकर राख कर दिया। ये दृश्य देखकर शराबखाने में मौजूद सभी लोग शौक हो गए और आश्चर्य में तेजा के शरीर के राख को देखने लगे। वहीं लड़कियां शिवांश की शक्ति को देखकर सभी शिवांश पर आकर्षित हो गई और प्यार भरी नजरों से शिवांश को देखने लगी।
वही शिवांश तेजा को मारने के बाद अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत किया। उसके बाद तेजा के शरीर की राख से उसकी स्टोरेज अंगूठी को निकाल लिया जो हमले से बच गया था। स्टोरेज अंगूठी को उठाने के बाद शिवांश बोला, अंडरस्को अपराधी होना अलग बात है लेकिन पापी होना अलग, और ये पापी था। इतना बोलकर शिवांश अपने साथियों के साथ अपने टेबल की तरफ गया जहां रति शराब की 2 बोतल लेकर आश्चर्य में शिवांश को देख रही थी। रति के हाथों से बोतल लेकर शिवांश बोला, अंडरस्को सभी नुकसान जोड़कर कितना हुआ बता दो। शिवांश की बात सुनकर रति होश में आई और बोली, अंडरस्को 110 स्वर्ण मुद्रा। कीमत सुनकर शिवांश ने अपने स्टोरेज से स्वर्ण मुद्रा निकाले और रति को दे दिया। उसके बाद शिवांश अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। शिवांश के जाने के बाद जो लोग धीरे धीरे शिवांश के बारे में बात कर रहे थे वो तेज स्वर में बात करने लगे। कुछ ही समय में पूरे पहाड़ी गांव में शिवांश की खबर फैल गई। सभी बड़े परिवार में अंश नाम का ही जिक्र हो रहा था। दूसरी तरफ पहाड़ी गांव के होटल के एक कमरे में जब एक आदमी को पता चला कि तेजा को किसी ने एक झटके में जलाकर रखकर, तो वो खुश हो गया। वो खुशी में दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुआ, जिसे सुनकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो उसके सामने एक आदमी था। दरवाजे पर खड़ा आदमी कमरे वाले आदमी से बोला, अंडरस्को छोटे साहब, हमारे परिवार का दुश्मन मारा गया। सही कहा तुमने साकेत, मैंने भी सुना है, लेकिन उसे मारा किसने? हमें उससे मिलने चाहिए। आखिर उसने वसंत परिवार के दुश्मन का अंत किया है, अंडरस्को छोटे साहब ने कहा। साकेत, जिस आदमी को छोटा साहब बोल रहा था वो आदमी वसंत परिवार के मुखिया नरेंद्र वसंत का बेटा नागेश वसंत था और साकेत उसका खास आदमी था। वसंत परिवार की ओर से नागेश वसंत को तेजा को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल रहा था। नागेश साकेत को देखते हुए बोला, अंडरस्को उस लड़के के बारे में कुछ जानकारी मिली है? जी छोटे साहब, उसके लड़के का नाम अंश है। वो अपने 2 साथियों के साथ यहाँ आया और वो इसी होटल में रुका है। 3री मंजिल पर उसका कमरा है और सबसे बड़ी बात वो एक योगी है, अंडरस्को साकेत ने कहा। एक योगी एक अपराधी है, ये कुछ समझ नहीं आया। वैसे चलो चलकर मिलते हैं उससे, अंडरस्को। इतना बोलकर नागेश अपने कमरे से निकल गया और 3री मंजिल की तरफ बढ़ चला। रास्ते में जाते वक्त साकेत बोला, अंडरस्को उस अंश ने तो तेजा को छोड़ दिया था, लेकिन फिर उसे ये पता चला कि तेजा ने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है तो उसने एक झटके में उसे जला दिया। उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। कहीं जिस लड़की के बारे में उसे पता चला वो हमारे परिवार वाली तो नहीं थी, अंडरस्को नागेश बोला। तेजा ने जिस लड़की के साथ बदतमीजी किया था वो लड़की नागेश के रिश्तेदार थी। इसी कारण तेजा को पता नहीं चला कि वो जिसके साथ बदतमीजी कर रहा है वो वसंत परिवार की लड़की है, और जब बाद में पता चला तो वो कुसुमपुर से भाग निकला। ऐसे ही शिवांश के बारे में बात करते हुए नागेश साकेत के साथ शिवांश के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसके बाद साकेत ने दरवाजा खटखटाया। कुछ समय बाद काव्या ने दरवाजा खोला। जैसे ही काव्या पर नागेश की नजर पड़ी वो काव्या तो देखता रह गया। वही काव्या को दरवाजे पर खड़ा देखकर साकेत बोला, अंडरस्को जी हमें अंश से मिलना है। आप लोग कौन हैं और अंश से क्यों मिलना चाहते हैं? अंडरस्को काव्या बोली। जी हम वसंत परिवार से हैं, ये हमारे छोटे साहब नागेश वसंत है, अंडरस्को साकेत नागेश की तरफ इशारा करते हुए बोला। साकेत के इशारे को देखकर काव्या की नजर नागेश से मिली तो काव्या देखी कि नागेश उसे ही देख रहा है। ये देखकर काव्या बोली, अंडरस्को लगता है तुम्हारे छोटे साहब ने किसी भूत को देख लिया है, आंखें फाड़े देखे जा रहे हैं। काव्या की बात सुनकर नागेश होश में आया और बोला, अंडरस्को माफ कीजिएगा, वैसे हमें अंश से मिलना है, क्या वो आपके दोस्त है? नागेश को माफी मांगते देखकर काव्या मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और बोली, अंडरस्को अंश तुमसे मिलने कोई आया है। काव्या की बात खत्म होते ही अंश दरवाजे की तरफ आते हुए बोला, अंडरस्को कौन है काव्या? कोई दुश्मन तो नहीं है? अगर है तो उसे बोल दो, अभी मेरे पास लड़ने का समय नहीं है। इतना बोलते ही शिवांश दरवाजे पर पहुंच गया। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े 2 आदमियों पर पड़ी। शिवांश को देखकर काव्या कुछ बोलती उससे पहले नागेश आगे बढ़कर बोला, अंडरस्को अंश मेरा नाम नागेश वसंत है, मैं वसंत परिवार से हूँ। वसंत परिवार कुसुमपुर, तेजा के साथी से सुना है तुम्हारे परिवार के बारे में, आओ अंदर आ जाओ। अंडरस्को इतना बोलकर शिवांश काव्या के साथ अंदर चलने लगा। ये देखकर नागेश साकेत के साथ अंदर आ गया। उसके बाद साकेत ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में आने के बाद शिवांश ने नागेश और साकेत को बैठने के लिए कहा, जिसके बाद वो दोनों बैठ गए। उसके बाद शिवांश और काव्या भी सोफे पर बैठ गए। उसके बाद शिवांश नागेश से बोला, अंडरस्को बताइए क्या बात करनी है आपको? आपने जिस तेजा को मारा था वो हमारे परिवार का दुश्मन था, हम उसे ही मारने यहाँ आए थे, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला। अब आपने मार दिया है तो वसंत परिवार ने जो इनाम उस पर रखा था वो मैं आपको देने आया हूँ। अंडरस्को इतना बोलकर नागेश ने अपने स्टोरेज से एक पोटली निकाली और शिवांश के सामने रख दिया। उस पोटली
को देखकर शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्कोर श्रीमान नागेश, मैंने तेजा को वसंत परिवार के इनाम के लिए नहीं मारा है। अगर उसने किसी गरीब परिवार की लड़की के साथ भी ऐसा किया होता तो मैं उसे मार डालता, इसलिए अपनी मुद्राएं अपने पास रख लीजिए। वैसे भी मैंने तेजा से बहुत सारी मुद्राएं पहले ही ले रखी है। देखिए अंश, ये मुद्राएं तेजा के सिर पर इनाम था जो आपको मिल रही है, और अगर मैंने इसे आपको नहीं दिया तो मेरे पिता मुझ पर गुस्सा करेंगे, अंडरस्कोर नागेश ने कहा। नागेश की बात सुनकर शिवांश कुछ सोचकर बोला, अंडरस्कोर तो एक काम कीजिए, ये मुद्राएं आप गरीबों में बांट दीजिए मेरी तरफ से, और अपने पिता को बता दीजिएगा कि ये काम करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन ये मुद्राएं मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे आप जब चाहे हमारे वसंत परिवार से कोई भी मदद मांग सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हमारा परिवार आपका हर संभव मदद करेगा, अंडरस्कोर नागेश ने कहा। ठीक है, धन्यवाद। अगर मुझे अभी कुसुमपुर में कोई काम पड़ा तो आपसे जरूर मदद मांगूंगा, अंडरस्कोर शिवांश ने कहा। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे अपने घर भी लौटना है और अपने परिवार को सूचित भी करना है तेजा के मौत में बारे में। अंडरस्कोर इतना बोलकर नागेश अपनी जगह से उठा और शिवांश को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक पल काव्या को देखकर अपने कमरे से निकल गया। नागेश और साकेत के जाने के बाद शिवांश काव्या से बोला, अंडरस्कोर काव्या, कभी कुसुमपुर गई हो क्या? हाँ शिवांश, एक बार गई थी अपने रिश्तेदार के यहाँ, सिर्फ एक बार, वो भी 4 साल पहले। क्या तुम्हें जाना है क्या? अंडरस्कोर काव्या बोली। देखते हैं, मौका मिला और कोई काम पड़ा तो जरूर जाऊंगा, अंडरस्कोर शिवांश ने कहा। शिवांश और काव्या बात कर ही रहे थे तभी वहां तारिश आ गया और बोला, अंडरस्कोर कौन आया था? नागेश जब आया था उस वक्त तारिश ध्यान कर रहा था, इसी कारण वो बाहर नहीं आ पाया था, इसलिए उसे नहीं पता चला था कि बाहर कौन आया था। जब शिवांश और काव्या ने तारिश की आवाज सुनी तो तारिश की तरफ मुड़ते हुए शिवांश बोला, अंडरस्कोर वो वसंत परिवार के लोग आए थे इनाम के मुद्राएं देने। वो तो उन्हें पता चल गया कि तुमने उनके दुश्मन को मार दिया है, अंडरस्कोर तारिश हंसते हुए बोला। जब 15 कालू vs शिवांश। शिवांश से मिलने वसंत परिवार से नागेश मिलने आया था, जिसने उसे तेजा के ऊपर जो इनाम था उसे शिवांश को देने आया था, लेकिन शिवांश ने लेने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों ने कुछ बात किया। उसके बाद नागेश निकल गया। नागेश के जाने के बाद तारिश आया, उसके बाद तारिश, शिवांश और काव्या आपस में बात करने लगे। इसी तरह से 2 दिन बीत गया। इन 2 दिनों में शिवांश और उसके साथियों ने ध्यान किया और जिसकी वजह से तारिश और काव्या का शक्ति स्तर बढ़ गया। तारिश जल रैंक के 5वें स्तर पर पहुंच गया था, वही काव्या 6ठे स्तर पर थी, वही शिवांश 8वें स्तर पर पहुंच गया था। कालू को पकड़ने का समय आ गया था, इसलिए तीनों ध्यान से बाहर आकर शराबखाने की तरफ निकल गया। कुछ ही समय में तीनों शराबखाने पहुंच गए। जब वहां मौजूद लोगों ने शिवांश को देखा तो वो सब शिवांश को पहचान गए और बात करने लगे। जब रति ने शिवांश को देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवांश काउंटर की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की ने अपने एक हाथ में 2 चूड़ी पहन रखी थी और एक हाथ में सोने का ब्रेसलेट था। उस लड़की की आंखें हल्की भूरी थी। वो लड़की अपने नीले कपड़े में काफी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। वो लड़की शिवांश के सामने आकर शिवांश की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोली, अंडरस्कोर मैंने सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्या ये सच है? मैं तो खुद को शक्तिशाली नहीं मानता, लोग फालतू की बातें करते हैं, अंडरस्कोर। इतना बोलकर शिवांश उस लड़की के बगल से निकलकर काउंटर की तरफ जाने लगा, तभी भूरे आंखों वाली लड़की ने शिवांश की बाजू पकड़ ली और अपनी तरफ खींचते हुए बोली, अंडरस्कोर मेरा नाम कामना है, मैं तुम्हारी कामना पूरी कर सकती हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। अगर तुमने हमसे दोस्ती कर लिया तो तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग से हम अपराध की दुनिया पर राज कर सकते हैं। देखिए कामना जी, मुझे कहीं राज करने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, और मैंने कहा न कि मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो, अंडरस्कोर। इतना बोलकर शिवांश अपना हाथ कामना से छुड़ाया और काउंटर की तरफ चला गया। तुम बहुत घमंडी लगते हो, लड़के मेरे ऊपर मरते हैं और तुम दूर भाग रहे हो, अंडरस्कोर कामना शिवांश के पीठ को देखते हुए बोली। कामना की बात सुनकर शिवांश ने उसे अनसुना कर दिया और रति को एक बोतल औषधीय शराब के लिए बोल दिया और अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पर बैठ गया। शिवांश जिस टेबल पर बैठा था उस टेबल पर 4 कुर्सियां लगी थी, जिसमें से 3 पर शिवांश और उसके साथी बैठ गए। तीनों वहां बैठे ही थे कि वहां कामना गई और एक कुर्सी को शिवांश के बगल में करके बैठते हुए बोली, अंडरस्कोर तुम बड़े घमंडी हो, बात ही नहीं कर रहे हो। तुम जानते नहीं लड़के मुझसे बात करने के लिए मरते हैं, चाहो तो अपने आस पास देख लो। कामना की बात सुनकर शिवांश तो नहीं देखा, लेकिन तारिश और काव्या आसपास देखने लगे। आसपास देखते हुए तारिश शिवांश से बोला, अंडरस्कोर अंश ये तो सच बोल रही है, सभी लड़के तुम्हें ही गुस्से में देख रहे हैं, लगेट है ये लड़की तुम्हें भाव दे रही है, इसलिए लड़के तुम्हें गुस्से में देख रहे हैं। तारिश की बात सुनकर शिवांश आसपास देखने लगा, तभी कामना बोली, अंडरस्कोर तो तुम्हारा नाम अंश है, अच्छा नाम है।
कामना शिवांश से बात करने की कोशिश कर ही रही थी, तभी रति एक शराब की बोतल लेकर आ गई और शिवांश को देते हुए कामना से बोली, अंडरस्को कामना जी, हमारे ग्राहक को परेशान मत कीजिए। रति की बात सुनकर कामना रति को देखते हुए बोली, अंडरस्को रति, शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी तुम्हारी ग्राहक हूँ और मैं सुनी हूँ कि तुम 2 दिन पहले खुद से अंश को शराब पिला रही थी और खूब बात कर रही थी, कहीं तुम्हारी नजर तो नहीं है अंश पर? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपने ग्राहक का ख्याल रखती हूँ, अंडरस्को रति ने कहा। रति और कामना की बहस बढ़ने लगी, ये देखकर शिवांश गुस्से में बोला, अंडरस्को शांत हो जाओ तुम दोनों और जाओ यहाँ। शिवांश के गुस्से को देखकर कामना धीरे से अपने जगह से उठा और अपने कुछ दोस्तों के पास पहुंच गई। उसके बाद रति भी चली गई। उन दोनों के जाने के बाद शिवांश अपने साथियों के साथ औषधीय शराब पीने लगा। तीनों शांति से शराब पी ही रहा था, तभी शिवांश की नजर दरवाजे से आते एक शख्स पर पड़ी, जिसे देखकर शिवांश धीरे से बोला, अंडरस्को तो तू आ ही गया, बहुत इंतजार करवाया। शिवांश की बात सुनकर तारिश और काव्या ने दरवाजे की तरफ देखा तो दोनों भी खुश हो गए। असल में दरवाजे से कालू आया था, जिसके हाथों में बोतल थी। कालू तस्वीर से अधिक भयानक दिख रहा था। शौर्य उसके साथियों की नजर कालू पर ही थी। कालू को देखते हुए तारिश बोला, अंडरस्को तो हम इसे कब पकड़ेंगे? इंतजार करते हैं, एक बार ये यहाँ से बाहर निकले फिर इसे देख लेंगे। अगर हम खुद से इससे लड़ाई की तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा, इसलिए आराम से सिर्फ नजरा रखो, मैं रति से मिलकर आता हूँ, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। अंडरस्को इतना बोलकर शिवांश अपनी जगह से उठा और रति के पास चला गया। शिवांश को पास देखकर रति बोली, अंडरस्को कालू तो आ गया, अब क्या करने वाले हो तुम? इंतजार, वैसे मुझे कुछ और जानकारी चाहिए, लेकिन ये कालू से भी बड़ी है, क्या दोगी? अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर रति कुछ पल सोचकर बोली, अंडरस्को बताओ क्या जानकारी चाहिए तुम्हें? रति को राजी होते देखकर शिवांश ने 2 मुहे नाग कबीले का लॉकेट निकाला और उसे रति को देते हुए बोला, अंडरस्को मुझे इस लॉकेट की जानकारी चाहिए। शिवांश के हाथ से लॉकेट लेकर जब रति ने लॉकेट पर बने निशान को देखी तो शॉक हो गई और बोली, अंडरस्को इन लोगों ने तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम बस इतना बताओ कि तुम इन सब के बारे में क्या जानती हो? अंडरस्को शिवांश ने कहा। ये 2 मुहे नाग कबीले का लॉकेट है, जिसे सिर्फ उस कबीले के शीर्ष 100 हत्यारे ही पहनते हैं, लेकिन उनमें से ये लॉकेट किसका है ये मैं नहीं जानती। अंडरस्को रति लॉकेट शिवांश को वापस करते हुए बोली। क्या उस समूह के लोग यहाँ आते हैं? अंडरस्को शिवांश ने एक और सवाल पूछा। हाँ आते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कोई नहीं आया है, यह हो सकता है गांव में आया हो, यहाँ शराबखाने में नहीं आया हो। अंडरस्को रति ने कहा। जानकारी के लिए धन्यवाद। इतना बोलकर शिवांश ने 4 स्वर्ण मुद्रा काउंटर पर रखा और फिर से अपने साथियों के पास चला गया और बात करने का दिखवा करने लगा, लेकिन उन तीनों का ध्यान कालू पर ही था, लेकिन वही कामना का ध्यान शिवांश पर था। करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद कालू शराब खाने से बाहर निकला। ये देखकर शिवांश और उसके साथी भी बाहर की तरफ चल दिए। ये देखकर कामना भी अपने दोस्तों के साथ निकल गई शिवांश के पीछे। कालू तेजी में चले जा रहा था, वही शिवांश भी तेजी में उसके पीछा कर रहा था। कालू तेजी में चलते चलते एक सुनसान जगह पर रुक गया। ये देखकर शिवांश और उसके साथी छुप गए। ये देखकर कामना और उसके दोस्तों को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन वो सब भी छुप गए। तभी कालू पीछे मुड़ा और बोला, अंडरस्को जो भी मेरा पीछा कर रहा है सामने आ जाओ। कालू की बातों से ऐसा लग रहा था कि कालू को पहले से पता चल गया था कोई उसका पीछा कर रहा है, तभी तो तेजी में वो यहाँ आकर रुक गया, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था, पूरी जगह सुनसान थी। कालू को विश्वास था कि पीछा करने वालों से वो लड़ सकता है। कालू की आवाज सुनकर 3 लोग बाहर आए, जिनका चेहरा कपड़ा से ढका हुआ था। अपने सामने 3 लोगों को देखकर कालू बोला, अंडरस्को तुम तीनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जान लेनी है इसलिए? अंडरस्को तारिश ने कहा। तारिश की बात सुनकर कालू जोर जोर से हंसने लगा और अपने हाथों में एक लाल फरसा निकालते हुए बोला, अंडरस्को तुम तीनों को क्या लगता है तुम कालू का सामना कर पाओगे? अभी तुम तीनों बच्चे दिखते हो, फिर तुम्हारे मन में मुझे मारने का ख्याल आया, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इतना बोलकर कालू ने अपने फरसे से एक हमला कर दिया। कालू के हमला करते ही उसके फरसे से शक्ति निकली, जो एक तीर में बदलकर शिवांश और उसके साथियों की तरफ जाने लगा। उस तीर की शक्ति को देखकर शिवांश ने जल्दी से अपने तलवार निकाले और हमला कर दिया। शिवांश के हमला करते ही शक्ति की एक किरण निकली और कालू के हमले से टकरा गई। जैसे ही दोनों हमले टकराए, शक्ति की लहर चारों तरफ फैल गई, जिसकी वजह से शिवांश के साथी कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन दोनों तुरंत संभल गए। उसके बाद काव्या तेज स्वर में बोली, अंडरस्को सफेद खंजर शक्ति। वहीं दूसरी तरफ तारिश तेज स्वर में बोला, अंडरस्को सुनहरा तीर शक्ति। दोनों के ये बोलते ही दोनों के सामने एक शक्ति चक्र बन गया, जिसके बीचों बीच सफेद खंजर और सुनहरा तीर था।
शक्ति चक्र तैयार होने के बाद तारिश और काव्या उसमें शक्ति भेजने लगे। दोनों के हमले की शक्ति को महसूस कर कालू मन ही मन बोला, अंडस को ये तीनों को काफी खतरनाक लग रहे हैं, खासकर ये सुनहरा तीर, ये तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन मैं कालू हूँ जिसे कोई नहीं रहा सकता है। इतना बोलकर कालू ने अपनी शक्ति फरसे में भेजनी शुरू कर दिया, जिससे उसका फरसा और अधिक भयानक दिखने लगा। ये देखकर शिवांश ने भी अपनी शक्ति तलवार में भेजनी शुरू कर दी, जिसके कारण उसका तलवार भी दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। इस बार शिवांश ने अपनी 50% शक्ति तलवार में समाहित कर दी थी, जिससे तलवार पर बना एक सुनहरे नाग का निशान चमकने लगा, जिससे तलवार की शक्ति 2 गुनी हो गई, जिसे महसूस कर शिवांश को बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन खुशी भी हुई। ठीक उसी वक्त तारिश को अपने आसपास कुछ अजीब लगा और उसकी नज़र शिवांश के तलवार पर सुनहरे नाग के निशान पर, जिसे देखकर वो चौंक गया, लेकिन अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया और फिर पहले अपने हमले को तैयार किया। जैसे ही दोनों का हमला तैयार हुआ, दोनों ने हमला कर दिया। ये देखकर शिवांश ने भी हमला कर दिया। शिवांश के हमला करते ही उसकी तलवार से एक सुनहरी तलवार निकली और कालू की तरफ जाने लगी। अपने सामने 3 हमलों को आते देखकर कालू ने जल्दी जल्दी से 3 हमले किए। कालू के हमला करते ही कालू के फरसे से एक नाग, एक तीर और एक खंजर निकला और शिवांश उसके साथियों के हमले से टकरा गया। तारिश और काव्या जल रैंक के योद्धा थे, इसी कारण उनके रैंक और कालू के रैंक में जमीन आसमान का फर्क था। इसी कारण दोनों की शक्तियों में फर्क था। इसी कारण कालू का हमला उन दोनों के हमले को नष्ट करते हुए उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। वही शिवांश के हमले से टकराने के बाद कालू का हमला नष्ट हो गया। शिवांश भी जल रैंक का ही योद्धा था, लेकिन उसकी शक्ति बाकी योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली थी। जब शिवांश ने देखा कि कालू का हमला तारिश और काव्या की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने अपने तलवार से 2 हमले किए, जिससे शक्ति किरण शिवांश के हमला से निकलकर कालू के हमले को नष्ट कर दिया। अपने तीनों हमले को नष्ट होते देखकर कालू को बहुत आश्चर्य और उसने अपना खतरनाक हमला करने का सोचा और मुस्कुराने लगा। कालू के मुस्कान को समझते शिवांश को देर नहीं लगी और उसने अपने दिव्यांश को जागृत करने का सोचता। शिवांश मन ही मन बोला, अंडस को भगवान शेषनाग का दिव्यांश जागृत हो। शिवांश के इतना बोलते ही शिवांश के माथे का निशान चमकने लगा, लेकिन उस निशान का पंचमुखी नाग का निशान ही चमक रहा था, गरुड़ का नहीं। उस निशान के चमकने के बाद शिवांश ने अपने अंदर एक दिव्य शक्ति महसूस की, जिसके बाद शिवांश के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। 16 काव्या का अपहरण। जब शिवांश ने देखा कि कालू शक्तिशाली है, तो शिवांश ने अपने अंदर छुपे भगवान शेषनाग के अंश को जागृत करने का सोचा। शिवांश के अंदर के दिव्यांश को जागृत होते ही उसकी शक्ति बढ़ने लगी। ये देखकर कालू और उसके साथ साथ कामना और उसके साथी जो छुपकर शिवांश पर नजर रख रही थी, वो भी शौक हो गई। लेकिन तारिश और काव्या शौक नहीं हुए, क्योंकि जब शिवांश ने 5 लुटेरों को मारा था, उस वक्त शिवांश की शक्ति इसी तरह से बढ़ी थी। शिवांश की शक्ति बढ़ते देखकर कामना बोली, अंडस को ये लड़का तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये अपनी शक्ति छुपा रहा था, अब देखो जरूरत पड़ने पर इस लड़के ने अपनी वास्तविक शक्ति दिखाई। लेकिन कामना, ये लड़का है कौन? गांव में कभी नहीं देखा है। अंडस को कामना की एक सहेली बोली। कामना अपनी सहेली से बात कर रही थी। दूसरी तरफ कालू शिवांश की बढ़ती शक्ति देखकर डर गया और मन ही मन बोला, अंडस को अब मुझे अपनी विशेष कला का प्रयोग करना होगा। इतना बोलकर कालू ने अपने हाथ को झटका, जिससे उसके हाथ से एक नीला पदार्थ निकला और शिवांश की तरफ जाने लगी। ये देखकर काव्या चिल्लाते हुए बोली, अंडस को। शिवांश संभलकर कालू ने अपने खतरनाक जहर का हमला कर दिया है। काव्या की बात सुनकर भी शिवांश कुछ नहीं बोला और अपनी तरफ जहर को आते देख रहा था। शिवांश जहर को देख ही रहा था, तभी कालू का जहर शिवांश से टकरा गया। ये देखकर कालू खुश होते हुए बोला, अंडस को अब तुम तीनों की मौत निश्चित है। कालू को खुश होते देखकर शिवांश बोला, अंडस को ज्यादा खुश मत हो कालू, आज तो मरेगा तू ही, क्योंकि तेरे इस जहर में इतनी शक्ति नहीं है कि शिवांश को सुला सके। इतना बोलकर शिवांश एक झटके में शिवांश के पास पहुंच गया। ये देखकर कालू डर गया और कुछ कदम पीछे हट गया। ये देखकर शिवांश बोला, अंडस को अब तुम नहीं भाग पाओगे कालू। इतना बोलकर शिवांश ने एक मुक्का कालू के दिल के पास दे मारा। कालू जब तक बचने की कोशिश करता, शिवांश का साधारण दिखता हमला कालू के सीने से टकरा गया, जिसकी वजह से कालू खून की उल्टी करते हुए उड़ता हुआ पीछे जाकर जमीन से टकरा गया। जैसे ही कालू जमीन से टकराया, उसके मुंह से चीख निकल गई। शिवांश इस वक्त अपने अंदर के दिव्यांश की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, इस कारण कालू शिवांश का एक मुक्का भी नहीं झेल पाया और मारा गया। कालू के मरने के बाद शिवांश ने अपने अंदर के जहर को नष्ट कर दिया। ये वो जहर था जो कालू की वजह से शिवांश के अंदर गया था। अपने अंदर के जहर को नष्ट करने के बाद शिवांश फिर से भगवान शेषनाग के अंश की शक्ति को शांत कर दिया, जिसके कारण शिवांश फिर से जल रैंक का योद्धा बन गया। शिवांश को नॉर्मल होया देखकर काव्या और तारिश उसके पास आए, जिसके बाद काव्या बोली, अंडस को कालू तो मर गया, अब क्या करना है?
इसे अपनी शक्तियों से ढको और स्टोरेज में रख लो, उसके बाद हम होटल चलते हैं, जिसके बाद हम राजधानी के लिए निकलते हैं, अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर दोनों ने सहमति जता दी। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और कालू के शरीर को ढककर तारिश ने उसे अपने स्टोरेज में रख लिया। जिसके दोनों वहां से जाने लगे तभी अचानक शिवांश रुक गया और बोला, अंडरस्को बहुत कुछ देख लिया तुमने, बाहर आ जाओ। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश शॉक हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी एक छुपने की जगह से एक साथ 3 लड़की और 2 लड़के बाहर आए। वो सब कामना और उसके दोस्त थे। उन सबको देखकर काव्या बोली, अंडरस्को शिवांश, ये सब कब से हमारा पीछा कर रहे थे? जब से हम शराबखाने से निकले तब से ये सब हमारा पीछा कर रहे हैं, अंडरस्को शिवांश ने कहा। तो इनका क्या करना है? इन सब ने तो सब कुछ देख लिया है, अंडरस्को तारिश ने शिवांश से पूछा। तारिश की बात सुनकर और शिवांश और काव्या की अपनी तरफ देखते देखकर कामना डरते हुए बोली, अंडरस्को देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, हमें जाने दो। कामना को डरते देखकर शिवांश, तारिश और काव्या हंसने लगे। उसके बाद काव्या बोली, अंडरस्को तुम सब निकलो यहाँ से। शिवांश का उसूल है कि वो किसी को बेवजह से नहीं मारता है और तुम सब ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, इसलिए निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हमारा फैसला बदले। ठीक है, अंडरस्को। इतना बोलकर कामना तेजी में अपने दोस्तों के साथ निकल गई। उन सब के जाने के बाद शिवांश और उसके साथी मुस्कुराते हुए होटल की तरफ निकल गए। कुछ ही समय में तीनों होटल पहुंचे और कमरा खाली करके वहां से निकल गए। होटल से निकलने के बाद शिवांश और उसके साथी राजधानी के रास्ते पर चल पड़े, लेकिन जाने से पहले शिवांश ने एक पत्र रति के नाम का चंदू को दे दिया और उसे रति तक पहुंचाने के बोल दिया था। शिवांश ने उस पत्र में रति को धन्यवाद कहा था और उसे कालू की मौत की खबर भी दे दी थी। कुछ ही समय बाद तीनों पहाड़ी गांव के क्षेत्र से बाहर निकल आए और तेजी में राजधानी की तरफ जाने लगे। 3 दिनों के सफर के बाद शिवांश और उसके साथी राजधानी पहुंच गए। राजधानी पहुंचने के बाद शिवांश पहले शिकारी समूह के कार्यालय में नहीं गया और एक सुनसान जगह देखकर कालू की स्टोरेज अंगूठी निकाल ली। उसके बाद शिवांश शिकारी समूह दल के कार्यालय पहुंच गया। जब मोहिनी ने शिवांश को देखा तो वो शॉक हो गई, क्योंकि शिवांश 1 हफ्ते में ही लौट आया था। कुछ समय तक शॉक में रहने के बाद मोहिनी बोली, अंडरस्को तो तुम सब भी असफल हो गए कालू को मारने में। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम असफल हो गए हैं? अंडरस्को काव्या बोली। वो इसलिए कि तुम सब 1 हफ्ते में ही आ गए यहाँ, तो कुछ 1 महीने के इंतजार के बाद कालू को मार नहीं पाए थे, अंडरस्को मोहिनी ने कहा। मोहिनी की बात सुनकर शिवांश और काव्या ने एक दूसरे को देखा। फिर शिवांश ने कुछ इशारा किया, जिसके बाद तारिश ने कालू के मारे शरीर को मोहिनी के सामने रख दिया। जब मोहिनी के कालू के मारे शरीर को देखा तो वो शॉक हो गई और चीखते हुए बोली, अंडरस्को कालू मारा गया। मोहिनी की चीख और उसकी बात सुनकर वहां काम कर रहे कर्मचारी और सभी शिकारी एक झटके में मोहिनी की तरफ आ गए और जब उन सब ने कालू के मारे शरीर को देखा तो वो सब शॉक हो गए और शिवांश और उसके साथियों को देखने लगे। कुछ ही समय में कालू की मौत की खबर पूरे राजधानी में फैल गई और फिर से शिवांश के नाम के चर्चे शुरू हो गए। जब बिस्ट परिवार को इसकी खबर मिली तो वो सब शॉक हो गए, क्योंकि कालू एक नौग्रह रैंक का योद्धा था जिसे मारना आसान नहीं था। इस खबर के बाद बिस्ट परिवार के मुखिया ने अपने आदमियों को शिवांश की सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया। दूसरी तरफ शिवांश कालू की मौत पर जो 500 स्वर्ण मुद्रा का इनाम था उसे लिया और निकल गया अपने साथियों के साथ। शिकारी समूह दल की इमारत से निकलने के बाद शिवांश अपने साथियों से बोला, अंडरस्को तुम सब अब कहाँ जाओगे? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि इस शहर में मेरा अपना कोई नहीं है, अंडरस्को तारिश ने कहा। मैं तो घर जाने का सोच रही हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं फिर से वहां बिस्ट परिवार के लोग न आ जाए, अंडरस्को काव्या ने कहा। तो ठीक है, हम एक घर किराए पर लेते हैं जिनमें 3 कमरे में वही हम तीनों रहेंगे कुछ समय, क्योंकि ज्यादा समय मैं इस राजधानी में रुक नहीं सकता हूँ। वैसे भी कब नया शिकार करने जाना पड़े मालूम नहीं, अंडरस्को शिवांश ने कहा। सही कहा तुमने, चलो कोई घर देखते हैं, अंडरस्को। इतना बोलकर काव्या शिवांश और तारिश के साथ घर देखने के लिए निकल पड़ी। 1 दिन तक घर खोजने के बाद शिवांश और उसके साथियों को एक घर मिल गया जिसमें 3 कमरा और छत भी था। वो कमरा तीनों को पसंद आया, जिसके बाद तीनों ने कमरा ले लिया। घर के मालिक ने उन सब से महीने का 1 स्वर्ण मुद्रा मांगा, जिसे बड़ी आसानी से शिवांश ने उसे दे दिया। कमरे में सब कुछ था, इसलिए शिवांश और उसके साथियों को बर्तन और बिस्तर खरीदने नहीं पड़े। कमरे को पूरी तरह से साफ करने के बाद शिवांश बोला, अंडरस्को तुम दोनों आराम करो, मैं थोड़ा ध्यान करने जा रहा हूँ छत पर। लेकिन शिवांश पहले हम कालू की अंगूठी की जांच तो कर ले, अंडरस्को तारिश बोला। तुम दोनों जांच कर लो और बाद में बता देना, अभी मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, अंडरस्को। इतना बोलकर शिवांश छत की तरफ निकल गया। छत पर जाने के बाद शिवांश ने आसपास देखा और ध्यान करने के लिए बैठ गया और उस मंत्र का ध्यान करने लगा जिस मंत्र को भगवान शेषनाग ने उसे दिया था। उस मंत्र का ध्यान शुरू करते ही आसमान धीरे धीरे लाल होने लगा।
कुछ घंटे ध्यान करने के बाद अचानक समय रुक गया और आसमान से एक जानी पहचानी आवाज शिवांश को सुनाई, अंडरस्को आंखें खोलो शिवांश। वो आवाज भगवान शेषनाग की थी, जिसे सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें खोली और खड़ा होकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, अंडरस्को भगवान शेषनाग को हमारा प्रणाम। कल्याण हो शिवांश, अब धारण करो तुम प्रलय अग्निशक्ति। अंडरस्को भगवान शेषनाग के इतना बोलते ही आसमान की आग की लपटें जो नाग की तरह घूमते हुए शिवांश में समाहित होने लगा, जिसके बाद आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय तक प्रलय अग्निशक्ति को धारण करने के बाद आसमान से आग की लपटें आनी बंद हो गई, जिसके बाद फिर से भगवान शेषनाग की आवाज शिवांश को सुनाई दिया, अंडरस्को शिवांश तुमने प्रलय अग्निशक्ति के पहले पड़ाव की शक्ति को प्राप्त कर लिया। उस शक्ति में कुल 100 पड़ाव है। प्रभु क्या भगवान विष्णु ने जो मंत्र मुझे दिए थे उसमें भी 100 पड़ाव है क्या? अंडरस्को शिवांश ने पूछा। नहीं शिवांश, उसमें 200 पड़ाव है, जिसमें से तुमने 2 पड़ाव ही पार किए हैं, अंडरस्को भगवान शेषनाग ने कहा। धन्यवाद प्रभु हम पर कृपा करने के लिए, अंडरस्को शिवांश हाथ जोड़ते हुए बोला। हमारा तो यही आशीर्वाद है शिवांश की तुम पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, क्योंकि जब तक उनकी कृपा बनी रहेगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अब मैं चलता हूँ शिवांश। अंडरस्को इतना बोलकर शिवांश की आवाज आनी बंद हो गई और समय फिर से अपनी गति से चलने लगा। समय के फिर से चलने के बाद शिवांश ध्यान की जगह से उठा और नीचे अपने कमरे में आ गया, जहां उसे तारिश घायल मिला जो बेहोश था। ये देखकर शिवांश तेजी में तारिश के पास गया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तारिश को होश में लाया। जब तारिश होश में आया तो अपने सामने देखकर तारिश घबराते हुए बोला, अंडरस्को शिवांश काव्या को बचा लो, उसे कुछ लोग ले गए हैं। तारिश की बात सुनकर शिवांश उसे शांत कराते हुए बोला, अंडरस्को तारिश शांत हो जाओ और पूरी बात बताओ कि कौन थे वो लोग। शिवांश तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही हम पर हमला हुआ, हमें तो तुम्हें बुलाने का मौका ही नहीं मिला और वो लोग काव्या को लेकर चले गए, लेकिन जाते जाते काव्या बोली कि ये लोग बिस्ट परिवार के लोग हैं, अंडरस्को तारिश ने कहा। तारिश की बात सुनकर शिवांश गुस्से में बोला, अंडरस्को मेरे दोस्तों पर हमला करने का खामियाजा तो इन बिस्ट परिवार के लोगों को भुगतना ही होगा। चलो तारिश काव्या को बचाकर लाते हैं। शिवांश की बात सुनकर तारिश अपनी जगह से उठ गया और शिवांश के साथ घर से बाहर निकल गया। कुछ ही समय के बाद शिवांश बिस्ट परिवार की हवेली के सामने पहुंच गया। बिस्ट परिवार की हवेली के सामने एक बड़ा मुख्य द्वार था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था बिस्ट सफेद नाग परिवार 17th 1। शिवांश जब ध्यान से बाहर आकर अपने कमरे में पहुंचा तो उसे वहां पता चला कि काव्या को बिस्ट परिवार के लोग ले गए हैं, जिसके बाद शिवांश तारिश के साथ बिस्ट परिवार की हवेली के सामने पहुंच जाता है। बिस्ट परिवार की हवेली बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसा लगा कि शिवांश को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हवेली के अंदर हॉल में एक लड़की को घेर बहुत सारी औरतें और लकड़ियां बैठी थी और उन सब के पीछे कुछ दूरी बनाकर बिस्ट परिवार के योद्धा खड़े थे। तभी वो लकड़ी बोली, अंडरस्को देखो मुझे जाने दो, मेरे दोस्त गए तो ठीक नहीं होगा। ये लड़की काव्या थी, जिसे घेर कर बिस्ट परिवार की औरतें और लकड़ियां खड़ी थी। काव्या की बात सुनकर एक लड़की बोली, अंडरस्को मैंने सुना है कि तुम्हारा दोस्त बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारे आदमी तो बता रहे थे कि वो एक ही हमले में घायल हो गया। तुम्हारे आदमियों ने जिसे घायल किया था वो शिवांश नहीं था। शिवांश तो ध्यान करने गया था, लेकिन मुझे विश्वास है बहुत जल्द वो आएगा, अंडरस्को काव्या विश्वास से बोली। काव्या इतना बोली ही थी कि सबको एक धमाका सुनाई दिया, जिसे सुनकर सभी योद्धा बाहर की तरफ भागे, जिसे देखकर काव्या बोली, अंडरस्को कहा था न को शिवांश जरूर आएगा अपनी दोस्त को बचाने। जब उसे पता चला था कि एक आदमी ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी और वो आदमी उसके सामने है, तो उसने एक पल नहीं लगाया उसे मारने, जबकि वो उस लड़की को जानता भी नहीं था। फिर मैं तो उसकी दोस्त हूँ, पता नहीं क्या करेगा वो। तुम्हें अपने दोस्त पर इतना भरोसा है, मालूम नहीं है तुम्हें कि हमारे पास परिसेना है जिसमें 9वें रैंक के योद्धा भी है, अंडरस्को एक औरत बोली। काव्या ने जब से शिवांश की शक्ति देखी थी तब से उसे शिवांश पर खुद से ज्यादा भरोसा था। उसे भरोसा था कि शिवांश उसे बचा लेगा, इसलिए विश्वास के साथ काव्या बोली, अंडरस्को आप नहीं जानती चाची जी शिवांश की शक्ति क्या है। कुछ दिन पहले ही उसके कालू को मारा है, तो आपके योद्धाओं को भी मार सकता है। इसलिए अगर अपने बेटे को बचानी चाहती है तो उसे समझाए कि शिवांश का गुस्सा भड़के उससे पहले हमें जाने दीजिए। जिस औरत ने अपने योद्धाओं की शक्ति काव्या को बताई थी वो औरत दुर्जय बिस्ट की माँ थी। काव्या की बात सुनकर दुर्जय की मां थोड़ी चिंतित हो गई और कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सीढ़ी से एक आवाज आई, अंडरस्को आप चिंता मत कीजिए मां, ये शिवांश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं अभी उसे खत्म करके आता हूँ। इतना बोलकर दुर्जय बाहर की तरफ चला गया। ये देखकर बिस्ट परिवार की लड़कियां युद्ध देखने चल दी, लेकिन काव्या को बाहर नहीं जाने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बाहर शिवांश और तारिश के सामने बिस्ट परिवार के योद्धा खड़े थे। उन सब में सबसे आगे बिस्ट परिवार का मुखिया दुष्यंत बिस्ट खड़ा था, जिसके आसपास बिस्ट परिवार के कई और सदस्य खड़े थे।
दुष्यंत बिस्ट शिवांश को देखते हुए बोला अंडरस्को लड़के तुम एक प्रतिभाशाली योद्धा हो, क्यों समय से पहले मरना चाहते हो? लौट जाओ यहाँ, काव्या हमारे परिवार की बहू है इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकती है। वो अभी तुम्हारे परिवार की बहू नहीं है और किसी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करना गलत है और मुझे सिर्फ सही गलत से ही फर्क पड़ता है। वैसे भी काव्या हमारी दोस्त है इसलिए उसे बचाना मेरा कर्तव्य है, अंडरस्को शिवांश ने कहा। तुम मारे भी जा सकते हो लड़के, तुम हमारी ताकत नहीं जाते हो, अंडरस्को बिस्ट परिवार का दूसरा सदस्य बोला। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने हमें काव्या नहीं सौंपी तो मैं हमला करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अंडरस्को इतना बोलकर शिवांश ने अपने तलवार को निकाल लिया, जिसे देखकर तारिश ने भी अपने तलवार को निकाल लिया। जब बिस्ट परिवार के योद्धाओं ने देखा कि शिवांश और तारिश ने अपने अपने हमले तैयार कर लिए हैं तो उन सब ने भी अपने हथियार निकाल लिए और हमला करने ही वाले थे, तभी पीछे से एक आवाज आई, अंडरस्को रुक जाओ। इस आवाज को सुनकर जब सब ने पीछे देखा तो वहां दुर्जय खड़ा था। सबको रोकने के बाद दुर्जय बोला, अंडरस्को तो तुम हो शिवांश, आजकल बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे। हाँ मैं ही शिवांश हूँ, तुम कौन हो? अंडरस्को शिवांश दुर्जय को देखते हुए बोला। दुर्जय बिस्ट काव्या का होने वाला पति, अंडरस्को दुर्जय ने कहा। दुर्जय की बात सुनकर तारिश बोला, अंडरस्को तो तुम दुर्जय हो, कुछ खास तो नहीं हो तुम, फिर काव्या जैसी खूबसूरत लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? क्या राजधानी में और कोई लड़की नहीं है? तारिश की बात सुनकर दुर्जय को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया और बोला, अंडरस्को मैं कैसे हूं ये तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें काव्या चाहिए तो तुम्हें मुझसे द्वंद्व करना होगा। क्या मंजूर है तुम्हें द्वंद्व? मंजूर है, कब लड़ना है? अंडरस्को शिवांश ने कहा। 2 दिन बाद नगर के बीचों बीच बने मंच पर, अंडरस्को दुर्जय ने कहा। ठीक मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये 2 दिन काव्या यहाँ नहीं अपने घर रहेगी, अंडरस्को शिवांश ने कहा। ठीक है मुझे मंजूर है, अंडरस्को। इतना बोलकर शिवांश अपने एक आदमी को काव्या को लाने के लिए बोला। दुर्जय का आदेश मिलते ही एक आदमी अंदर की तरफ चला गया। कुछ समय बाद काव्या कुछ लड़कियों के साथ बाहर आई। जब काव्या शिवांश को देखी तो खुश हो गई और शिवांश के पास चली गई। काव्या को शिवांश के साथ खुश देखकर दुर्जय को बहुत जलन हुई, लेकिन जलन को शांत करते हुए दुर्जय बोला, अंडरस्को काव्या मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, अब तुम किसकी होगी ये 2 दिन बाद द्वंद्व से फैसला होगा, इसलिए अब तुम अपने घर जाओ। दुर्जय की बात सुनकर काव्या शिवांश की तरफ देखी तो शिवांश ने सहमति में सिर हिला दिया, जिसे देखकर काव्या बोली, अंडरस्को ठीक है मैं जाने के लिए तैयार, कौन मेरे साथ जाएगा भेजो उसे। काव्या की बात सुनकर दुर्जय ने अपने एक आदमी को इशारा, जिक्सी बाद वो आदमी काव्या के पीछे आकर खड़ा हो, जिसके बाद काव्या शिवांश से बोली, अंडरस्को मिलते हैं 2 दिन बाद। इतना बोलकर काव्या वहां से निकल गई, जिसके बाद शिवांश और तारिश भी निकल गया। तीनों के जाने के बाद बिस्ट परिवार के मुखिया दुष्यंत दुर्जय से बोला, अंडरस्को आखिर तुम्हारे दिमाग में ये विचार कैसे आया? पिताजी मैं जानता हूं कि अगर अपना परिवार चाहता तो उस लड़के को मार डालता, लेकिन इससे हमारे परिवार को कोई फायदा नहीं होता बल्कि हम और ज्यादा हंसी के पात्र बन जाते हैं। लेकिन जब मैं उस लड़के को पूरे नगर के समान हराऊंगा तो मेरा और बिस्ट परिवार का सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा, अंडरस्को दुर्जय ने कहा। ठीक है अगर तुमने फैसला कर लिया है तो द्वंद्व की तैयारी करते हैं, अंडरस्को। इतना बोलकर बिस्ट परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ हवेली के चले गए। कुछ ही समय में शिवांश और दुर्जय की द्वंद्व की खबर पूरे राजधानी में फैल गई। सब दुर्जय के बारे में पहले से जानते थे, वही कुछ समय से शिवांश भी बहुत अधिक प्रचलित हो गया था राजधानी में। इस कारण ये द्वंद्व का इंतजार लोगों को था। राजधानी में लोगों ने शिवांश का नाम तो सुना था, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे लड़ते हुए देखा था, इसलिए सब शिवांश की युद्ध कला को देखना चाहते थे। दूसरी तरफ शिवांश तारिश के साथ एक भोजनालय के सामने आ गया और अंदर जाकर एक वेटर खाने के लिए कुछ ऑर्डर दिया। खाना आने के बाद दोनों ने खाना खाया। उसके बाद शिवांश बोला, अंडरस्को मैं खंडहर जा रहा हूँ ध्यान करने, क्या तुम भी चलोगे? हाँ मुझे भी अपनी शक्ति बानी है, चलो चलते हैं, अंडरस्को तारिश ने कहा। तारिश के सहमत होने के बाद शिवांश और तारिश उसी खंडहर की तरफ निकल गए जिस खंडहर में शिवांश ने अपना पहला हथियार तैयार किया था। कुछ ही समय बाद शिवांश और तारिश खंडहर में पहुंच गए और एक स्थान देखकर दोनों ध्यान करने के लिए बैठ गए। दोनों के ध्यान में बैठते ही आसपास की ऊर्जा शक्ति तारिश और शिवांश में समाहित होने लगी, जिसके बाद परिष्कृत होकर उन दोनों की ऊर्जा से मिलने लगी। कुछ समय ध्यान करने के बाद शिवांश की दोनों कुंडलिनी चक्र भी शक्ति अवशोषित करने लगा, जिसकी वजह से आसपास की ऊर्जा में हलचल होने लगी। दूसरी तरफ तारिश योगी नहीं था, इसलिए उसका शक्ति अवशोषित करने की गति शिवांश से धीमा था, लेकिन ज्यादा नहीं। तारिश किसी विशेष मंत्र का ध्यान कर रहा था, जिसके कारण उसकी शक्ति बढ़ रही थी। वही आर्यन किसी मंत्र का ध्यान नहीं कर रहा था, बस शक्ति अवशोषित कर रहा था।
समय बहुत जल्दी बीत गया और शिवांश और दुर्जय के द्वंद्व का दिन आ गया था, इसलिए नगर के लोग तेजी में नगर के बीचों बीच बने मंच की तरफ बढ़ चले। नगर के बीच बना मंच पथरीला था, उसका निर्माण इसलिए करवाया गया था कि अगर कभी किसी को द्वंद्व करना हो तो यहाँ आकर द्वंद्व कर सकता था। इस मंच के चारों तरफ पत्थर की कुर्सियां बनी हुई थी, उन्हीं कुर्सियों के बीच 5 बड़ी बड़ी कुर्सियां बनी हुई थी। ये कुर्सियां द्वंद्व का फैसला करने वाले जज के लिए बनाया था। कुछ ही समय में मंच के चारों तरफ ही कुर्सियां पूरी तरह से भर गया था। इन्हीं लोगों के बीच कांत परिवार के लोगों के साथ काव्या बैठी हुई और उनके साथ में बिष्ट परिवार के लोग भी बैठे हुए थे। दोनों परिवार के मुखिया एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि इस द्वंद्व से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काव्या ये देखकर गुस्से में दिख रही थी। तभी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए एक लड़की बोली जो उसकी ही उम्र की थी और उसके बगल में बैठी थी। अंडस्को काव्या, तुम्हें उस शिवांश पर इतना भरोसा कैसे है? अगर वो नहीं आया तो तुम चिंता मत करो करिश्मा, वो शिवांश है, जरूर आएगा अपनी दोस्ती निभाने। अंडस्को काव्या बोली। करिश्मा काव्या की सहेली थी, उन दोनों का बचपन साथ में ही गुजरा था। काव्या के अपने घर से भागने में करिश्मा ने ही मदद की थी। दोनों बात कर रही थी, तभी लोगों के बीच बात होने लगी। अंडस्को, अरे दुर्जय तो आ गया लेकिन शिवांश अभी तक नहीं आया। इन्हीं बातों के बीच दुर्जय पर पहुंच गया और काव्या की तरफ देखते हुए बोला, अंडस्को काव्या, लगता है तुम्हारा प्रेमी डर के भाग गया है। वो मेरा प्रेमी नहीं है दुर्जय, वो मेरा दोस्त है। अगर वो अभी नहीं आया है तो अभी तक वो जज कहाँ आए हैं जिन्हें तुम्हारे परिवार ने बुलाया है? अंडस्को काव्या ने कहा। काव्या की बात खत्म हुई ही थी तभी एक आवाज गूंजी, अंडस्को हम तो आ गए हैं। इस आवाज को सुनकर जब सब ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां 3 लोग खड़े थे। उन तीनों को देखकर सब शॉक हो गए और उन तीनों के देखते हुए बात करने लगे। अंडस्को, अरे ये तीनों तो नौग्रह रैंक के योद्धा है। इनका नाम प्रवेश, राजेंद्र और सुशर्मा है। प्रवेश, राजेंद्र, सुशर्मा तीनों नौग्रह रैंक के 9वें स्तर के योद्धा थे। ये तीनों राज्य की सेना में उच्च पद पर थे, जिस कारण इन तीनों का सम्मान बहुत ज्यादा था राज्य में था। सभी इन तीनों को जानते थे। उन तीनों को देखकर दुष्यंत बिष्ट ने उन तीनों का स्वागत किया और उन्हें जज की कुर्सी पर बैठा। तीनों जज के कुर्सी पर बैठने के बाद दुर्जय फिर से काव्या से बोला, अंडस्को काव्या, अब तो जज भी आ गए, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? दुर्जय ने इतना कहा ही था कि फिर से एक आवाज गंजी, अंडस्को, लगता है बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार किया जा रहा था। ये आवाज ऊपर से आ रहा था, इसलिए जब लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो वहां उन्हें एक उड़ता हुआ घोड़ा दिखा जिस पर शिवांश बैठा हुआ था। शिवांश को देखकर काव्या खुश के साथ साथ शौक भी थी, क्योंकि उसने कई दिन शिवांश के साथ गुजारे थे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि तूफान उड़ सकता है। काव्या के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग शौक में थे, क्योंकि एक रैंक 6 या उससे ऊपर का जादुई जानवर ही उड़ सकता है। रैंक 6 के जादुई जानवर को काबू करना एक सूर्य शक्ति रैंक के योद्धा के लिए भी संभव नहीं था, लेकिन उन सब के सामने शिवांश एक रैंक 6 के जानवर की सवारी कर रहा था। 18 शिवांश की दरिया दिली। जब शिवांश द्वंद्व वाले स्थान पर पहुंचा तो उसे लोग देखकर शौक हो गए, क्योंकि शिवांश तूफान को हवा में उड़ा कर लाया था, जिस कारण सब जान गए थे शिवांश का घोड़ा एक जादुई जानवर है और उसका रैंक 6 से ऊपर है। तूफान को उड़ते देखकर काव्या भी शौक में थी, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम था कि शिवांश का घोड़ा रैंक 6 का घोड़ा है। सभी शिवांश और उसके घोड़े को देख ही रहे थे, तभी सभी के नजरों के सामने शिवांश मंच पर उतरा। उसके बाद शिवांश का घोड़ा हवा में उड़कर चला गया, जिसके बाद सब शिवांश के बारे में बात करने लगे। सभी को शिवांश की तारीफ करते सुनकर दुर्जय का गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वही शिवांश को देखते हुए काव्या बोली, अंडस्को, तुमने तारिश को कहाँ छोड़ दिया? काव्या की बात सुनकर शिवांश बोला, अंडस्को, तुम्हें बहुत उसकी चिंता है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है? शिवांश की बात सुनकर सभी लोग काव्या को देखने लगे, जिसे महसूस कर काव्या गुस्से में शिवांश से गुस्से में बोली, अंडस्को, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो मेरे कारण घायल हो गया है। काव्या इतना बोली ही थी कि उसके पीछे से एक आवाज आया, अंडस्को, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। उस आवाज को सुनकर काव्या और उसकी सहेली ने पीछे देखा तो वहां तारिश बैठा हुआ था, जो बिल्कुल ठीक था। तारिश को ठीक देखकर काव्या ने राहत की सांस और वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी जज प्रवेश ने बोला, अंडस्को, बहुत हो गई बातें, अब द्वंद्व शुरू करते हैं, तुम दोनों लड़ना शुरू करो। जज प्रवेश की बात सुनकर सभी लोग मंच की तरफ देखने लगे। वही दुर्जय शिको गुस्से में देखने लगा। अचानक उसके शरीर से शक्ति निकलने लगी, जो एक तीर में बदल गया, जिसकी नोक एक नाग के फन की तरह दिख रहा था। उस हमले को देखकर शिवांश ने भी अपने शरीर से शक्ति निकालना शुरू कर दिया, जिसमें थोड़ी सी कुंडलिनी चक्र शक्ति को समाहित कर दिया। जैसे ही दोनों का हमला पूरी तरह से तैयार हुआ, दोनों ने हमला कर दिया। दोनों के हमले को करीब आते लोग शांति से देख रहे थे, तभी सभी के नजरों के सामने शिवांश और दुर्जय का हमला एक धमाके के साथ टकरा गया, जिसके बाद दोनों हमले नष्ट हो गए।
अपने शक्तिशाली हमले जिसमें दुर्जय ने अपनी 30% शक्ति का प्रयोग कर लिया था उसे शिवांश ने बड़ी आसानी से नष्ट कर दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि शिवांश ने अपनी शक्ति के बीच कुंडलिनी चक्र शक्ति को छुपा दिया था जिसे कुछ लोगों ने ही देखा था। शिवांश पिछले 2 दिन के ध्यान के बाद भी अपने शक्ति स्तर को बढ़ा नहीं पाया था। शिवांश अभी भी जल रैंक के 8वें स्तर पर ही था, वही दुर्जय पवन रैंक के 8वें स्तर पर था। दोनों के रैंक में पूरे 1 रैंक का अंतर था, फिर भी शिवांश आसानी से दुर्जय के हमले को नष्ट कर दिया। अपने हमले को नष्ट होते देखकर दुर्जय ने अपने एक चाबुक निकाल लिया और उसमें जहरीले कांटे बने हुए थे। दुर्जय ने उस चाबुक में अपनी शक्ति समाहित करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चाबुक एक तेज रोशनी से चमकने लगा। दुर्जय का चाबुक एक रैंक 2 का हथियार था। उस चाबुक को देखकर शिवांश ने अपने हाथों में शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब शिवांश का हाथ पूरी तरह से शक्ति से ढक गया तो शिवांश ने उसमें अपनी थोड़ी सी कुंडलिनी चक्र छुपा दिया, जिसके बाद शिवांश दुर्जय की तरफ देखने लगा। तभी दुर्जय ने अपना हमला शिवांश की तरफ कर दिया। दुर्जय का चाबुक सांप की चाल में शिवांश की तरफ जाने लगा। ये देखकर सभी लोग बात करने लगे, अंडरस्को अगर ये हमला शिवांश से टकरा गया तो वो जरूर मर जाएगा। इस चाबुक की नोक में जहर है जिससे बचना मुश्किल है। ऐसी ही बातों के बीच दुर्जय का हमला शिवांश के पास पहुंच गया और शिवांश से टकराने ही वाला था, तभी उस चाबुक को शिवांश ने अपने एक हाथ से पकड़ लिया। ये देखकर लोग शॉक हो गए और बोलने लगे, अंडरस्को अरे इसे तो इस चाबुक से बचना चाहिए था, फिर इसने पकड़ क्यों लिया, अब इसके जहर से ये बच नहीं पाएगा। इन्हीं बातों के बीच शिवांश ने एक झटके में उस चाबुक को अपनी तरफ खींचा, जिसके कारण दुर्जय में खींचता हुआ शिवांश के करीब आ गया। जैसे ही दुर्जय शिवांश के करीब आया, शिवांश ने अपनी दूसरी हथेली से मुक्का बनाकर एक मुक्का दुर्जय के सीने पर मार दिया। जैसे ही शिवांश का मुक्का दुर्जय के सीने से टकराया, दुर्जय के मुंह से एक चीख निकला और वो चाबुक को छोड़कर उड़ते हुए मंच के दूसरे कोने पर जा गिरा। जैसे ही दुर्जय पथरीले मंच से टकराया, उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस दृश्य को देखकर बिस्ट परिवार चिंतित दिखने लगा था। बिस्ट परिवार को लगता था कि शिवांश किसी मंत्र शक्ति की सहायता से अपनी शक्ति कुछ समय के लिए बढ़ा लेता है, उसके बाद अपने दुश्मनों को मार देता। इसलिए दुर्जय शिवांश को किसी मंत्र के प्रयोग का अवसर नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने जहरीले चाबुक का प्रयोग किया था। दुर्जय को थोड़ा सा घायल करने के बाद शिवांश ने उसके चाबुक को देखा, फिर उसमें से दुर्जय की शक्ति को बाहर निकालने लगा। ये देखकर दुर्जय अपनी जगह से उठा और बोला, अंडरस्को तुम क्या कर रहे हो, वो मेरा चाबुक है, मुझे लौटा दो। तुम्हारा था अब ये मेरा होगा। अंडरस्को इतना बोलकर शिवांश ने दुर्जय की पूरी शक्ति चाबुक से निकाल लिया और उसमें अपनी शक्ति को समाहित कर दिया, जिसके बाद वो चाबुक पहले से ज्यादा तेज रोशनी से चमकने लगा। चाबुक की बढ़ती शक्ति को देखकर दुर्जय एक पल के लिए डर गया, क्योंकि शिवांश अब उसके चाबुक से उसी पर हमला करने वाला था। जब बिस्ट परिवार के लोगों ने देखा कि शिवांश ने दुर्जय का चाबुक उससे छीन लिया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। अगर वो सब कुछ करते तो तीनों जज उनसे नाराज हो जाते और बिस्ट परिवार राज्य के किसी अधिकारी को नाराज नहीं कर सकता था। वही तीनों जज शांति से शिवांश को देखकर रहे थे। शाह ने उन्हें प्रभावित कर दिया था, जिस कारण हर वक्त उनकी नजर शिवांश पर ही थी। दूसरी तरफ शिवांश अपनी शक्ति चाबुक में डालने के बाद शिवांश चाबुक से दुर्जय पर हमला कर देता है। चाबुक तेजी में दुर्जय की तरफ जाने लगता है। ये देखकर सभी लोग अपनी सांसें रोके दुर्जय की तरफ देख रहे थे। तभी शिवांश के हमला दुर्जय के करीब पहुंच गया। जैसे ही दुर्जय ने देखा कि शिवांश का हमला उसके नजदीक आ गया है तो वो एक छलांग में दूर चला जाता है, जिसकी वजह से शिवांश का हमला मंच से टकरा जाता है। जैसे ही चाबुक मंच से टकराता है, पथरीले मंच पर दरार आ जाती है। ये देखकर सभी लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि ये मंच इतना शक्तिशाली बनाया गया था कि इस पर किसी नौग्रह के दूसरे स्तर तक के योद्धा के हमले को आसानी से झेल सकता था, लेकिन आर्यन ने अपने एक ही हमले से उस पर दरार ला दिया था। अपने हमले से दुर्जय को बचते देखकर शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को दुर्जय ये चाबुक तो कमाल की है, लेकिन तुम इसकी वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। फिर भी लो रख लो, मुझे किसी की वस्तु का कोई लालच नहीं है। इतना बोलकर शिवांश ने चाबुक से अपनी शक्ति हटा ली और चाबुक दुर्जय की तरफ फेंक दिया। ये देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ लोग शिवांश को ईमानदार तो कुछ लोग शिवांश को बेवकूफ बोलने लगे। तभी काव्या बोली, अंडरस्को शिवांश कभी किसी चीज नहीं लेता है। हाँ, अगर कोई शिवांश से युद्ध करता है तो उसका सब कुछ ले लेता है, यहाँ तक जीवन भी, लेकिन ये युद्ध नहीं द्वंद्व है, इसलिए शिवांश ने चाबुक दुर्जय को लौटा दिया। काव्या की बात खत्म होते ही तारिश बोला, अंडरस्को शिवांश ने तो ये भी प्रतिज्ञा की है कि वो अपने फयादे के लिए किसी निर्दोष जादुई जानवर तक को नहीं मरेगा। हाँ, अगर कोई जादुई जानवर उस पर जानलेवा हमला करता है तो वो जानवर जरूर मरेगा। तारिश और काव्या की बात सुनकर तीनों जज के साथ साथ द्वंद्व देखने आए लोग आश्चर्य में शिवांश को देखने लगते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दुनिया में अपने फायदे और शक्ति बढ़ाने के लिए किसी की भी जान ले ली जाती है, चाहे वो दोषी हो निर्दोष, उस दुनिया में शिवांश जैसा इंसान भी हो सकता है।
एक तरफ लोग शिवांश की तारीफ कर रहे थे तो वही दूसरी तरफ शिवांश से अपने चाबुक लेने के बाद दुर्जय गुस्से में शिवांश को देखते हुए अपने हाथ में भाले को निकाल लेता है और उसमें अपनी शक्ति को भरकर दुर्जय ने उस भाले से 3 हमले शिवांश पर कर देता है। दुर्जय के हमले करते ही दुर्जय के भाले से शक्ति से बने 3 भाले निकलकर शिवांश की तरफ जाने लगा। ये देखकर शिवांश ने जल्दी से अपने तलवार को निकाल लिया और अपने तलवार में शक्ति भरकर 3 हमले कर देता है, जिसके बाद शिवांश की तलवार से 3 तलवार निकलकर दुर्जय के भाले से टकरा जाता है। जैसे ही दोनों के हमले टकराता है एक धमाका होता है और शक्ति की लहर आसपास फैल जाती है, जिससे बचने के लिए आसपास बैठे लोगों ने शक्ति कवच बना लिया, जिसकी वजह से शक्ति लहर से वो सब बच गए। लेकिन दुर्जय शक्ति लहर से टकरा जाता है लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन शिवांश को शक्ति लहर से कुछ नहीं हुआ क्योंकि शिवांश ने पहले ही शक्ति कवच बना लिया था। शिवांश को सुरक्षित देखकर दुर्जय को शिवांश से जलन होने लगी और गुस्सा भी आ रहा था। इसी गुस्से में आकर दुर्जय अपना भाला शिवांश की तरफ फेंक दिया। जैसे ही दुर्जय के हाथ भाला छूटता है वो भाला तेजी में शिवांश की तरफ जाने लगता है, रोशनी से चमकते हुए। दुर्जय के भाले को अपनी तरफ आते देखकर शिवांश अपने शरीर से शक्ति निकालकर अपने सामने एक शक्ति बना लेता है। जैसे ही शिवांश का कवच तैयार हुआ दुर्जय का भाला उससे टकरा गया और एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया, लेकिन उस भाले से शक्ति अभी भी निकल रही थी, जिसकी मदद से दुर्जय उस भाले को अपनी तरफ वापस बुला लेता है। उसके बाद फिर से अपने भाले से दुर्जय शिवांश पर हमला कर देता है। दुर्जय के हमला करते ही इस बार उसके भाले से शक्ति किरण निकलकर शिवांश की तरफ जाने लगता है। शक्ति किरण को अपनी तरफ आते देखकर शिवांश अपने तलवार से हमला करता देता है, जिससे एक शक्ति किरण निकलती है और दुर्जय के शक्ति किरण से टकरा जाता है। शिवांश फिर से दुर्जय के हमले को नष्ट कर देता है। शिवांश को देखकर ऐसा लग रहा था कि शिवांश दुर्जय के साथ खेल खेल रहा था, जिसे तीनों जज समझ गया। ये सब समझने के बाद जज प्रवेश बोला, अंडरस्को अधिकारी राजेंद्र, अगर ये लड़का राज्य की सेना में शामिल हो जाए तो बहुत आगे जाएगा। सही कहा आपने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़का राज्य की सेना में शामिल होगा, अंडरस्को जज राजेंद्र ने कहा। उन दोनों की बात सुनकर तीसरा जज बोला, अंडरस्को मैंने सुना है ये लड़का एक योगी भी है और आज देख भी लिया, इसलिए इस लड़के के साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता है। तीसरे जज की बात सुनकर दोनों जज ने सहमति में सिर हिला देता है। दूसरी तरफ शिवांश दुर्जय को देखते हुए बोला, अंडरस्को अब बहुत हुआ खेल, अब पराजय स्वीकार कर लो, नहीं तो अब मैं हमला करूंगा। हमला तो मैं करूंगा तुम पर, अंडरस्को। इतना बोलकर दुर्जय तेज स्वर में बोला, अंडरस्को दशम बाण शक्ति। दुर्जय के इतना बोलते ही दुर्जय के सामने एक शक्ति चक्र तैयार हो जाता है, जिसमें 10 स्थान पर तीर थे, जिससे भयानक शक्ति निकल रही थी। ये शक्ति बिस्ट परिवार के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से 5वें नंबर पर आता था, जिसका ज्ञान परिवार के मुख्य और शक्तिशाली सदस्यों को होता था। 19 रहस्यमयी गुफा। दुर्जय शिवांश को हराने के लिए दशम बाण शक्ति को प्रकट किया। उस शक्ति को देखकर शिवांश मन ही मन बोला, अंडरस्को शक्ति गदा शक्ति। शिवांश के इतना बोलते उसके सामने चक्र बन गए, जिसके बीचों बीच एक शक्तिशाली गदा दिख रहा था, जिसमें शिवांश अपनी शक्ति समाहित करनी शुरू कर दी। शिवांश जिस शक्ति का प्रयोग कर रहा था वो रैंक 3 का शक्ति मंत्र था, वही दुर्जय जिस शक्ति का प्रयोग कर रहा था वो रैंक 2 का शक्ति मंत्र था। लेकिन दुर्जय के शक्ति मंत्र की शक्ति रैंक 2 के चरम स्तर का शक्ति मंत्र था। सभी रैंक के मंत्रों में 3 स्तर होते थे, जो था निचला स्तर, मध्य स्तर और चरम स्तर था। वही शिवांश जिस शक्ति का प्रयोग कर रहा था वो रैंक 3 के मध्य स्तर का शक्ति मंत्र था। शिवांश जिस शक्ति का प्रयोग कर रहा था ये वही मंत्र था जो शिवांश को योगी पुष्पेंद्र ने दिया था। कुछ ही समय में दोनों के हमले तैयार हो गए। द्वंद्व देख रहे लोग दोनों योद्धा की शक्ति को देखकर लोग महसूस कर पा रहे थे शिवांश का हमला बहुत खतरनाक था, जिसे दुर्जय ने भी महसूस किया और उसने अपनी दशम बाण शक्ति में और भी अधिक शक्ति समाहित कर दिया। जब दुर्जय को विश्वास हुआ अब उसका हमला शिवांश के हमले से टकराने लायक हो गया है, तो उसने हमला कर दिया। दुर्जय के हमले को अपनी तरफ आते देखकर शिवांश ने भी अपना हमला कर दिया। शिवांश का इशारा मिलते ही शक्ति गदा शक्ति जो नीले रंग में चमक रहा था, वही दुर्जय का हमला के 10 तीर एक साथ हो गए और एक दूसरे में समाहित हो गया, जिसके बाद वो तीर एक बाजू जितना मोटा हो गया, जिसके बाद उस हमले की शक्ति बढ़ गया, जिसके बाद दोनों का हमला टकरा गया। जैसे ही दोनों हमले टकराए एक विस्फोट हुआ और शक्ति की लहर चारों तरफ फैल गया। जब लोगों ने शक्ति की लहर को अपनी तरफ आते देखा तो सब ने जल्दी से अपने सामने कवच तैयार कर दिया। जैसे ही शक्ति की लहर कवच से टकराया वैसे ही एक धमाका हुआ, शक्ति कवच में दरार आ गया लेकिन टूटा नहीं। वही दूसरी तरफ दुर्जय को लगा कि उसने शिवांश की शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन तभी शक्ति के लहर के बीच से एक शक्ति निकली और तेजी में दुर्जय की तरफ जाने लगा। अपनी तरफ एक भयानक शक्ति को बढ़ते देखकर दुर्जय घबरा गया और अपने सामने कवच बनाने लगा, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। शक्ति की लहर से बीच ने निकली शक्ति कवच को तोड़ते हुए दुर्जय से टकरा गया।
जैसे ही दुर्जय हमले से टकराया वो उड़ते हुए दूर जा गिरा और खून की उल्टी करने लगा। दुर्जय इतने खतरनाक तरीके मंच से टकराया था कि मंच में दरार आ गया था, जिसे देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य और सब एक दूसरे से बात करने लगे। लोगों को द्वंद्व का परिणाम साफ दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ दुर्जय खून की उल्टी किए जा रहा था। कुछ समय तक खून की उल्टी करने के बाद दुर्जय मंच पर ही बेहोश हो गया। दुर्जय को बेहोश देखकर बिष्ट परिवार के लोग तेजी में दुर्जय के पास आए और उसे उठाकर इलाज करवाने के लिए ले गए। दुर्जय के जाने के बाद शिवांश द्वंद्व जीत चुका था, जिस कारण बिष्ट परिवार के लोग वहां से चले गए। वो चाहते थे कि वो यही मंच पर शिवांश पर हमला कर दे, लेकिन राज्य के अधिकारियों के होते हुए वो सब कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सब शिवांश को मारने के इच्छा को दबाकर वो सब मंच से दूर चले गए। बिष्ट परिवार के जाने के बाद तीनों जज ने शिवांश के जीत की घोषणा कर दिया, जिसे सुनकर तारिश और काव्या तेजी में शिवांश के पास आकर तीनों एक दूसरे के गले मिल गए। वहीं जब कांत परिवार के मुखिया ने काव्या को इस तरह से शिवांश से गले मिलते देखा तो उसे गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और वहां से चला गया। कुछ ही समय में मंच पूरी तरह से खाली हो गया, जिसके बाद शिवांश भी अपने साथियों के साथ जाने लगा। तभी तीनों जज शिवांश के सामने गए, जिन्हें देखकर काव्या ने उनका परिचय शिवांश को दिया, जिसके बाद शिवांश ने तीनों को प्रणाम किया। शिवांश को प्रणाम करते देखकर तीनों मुस्कुराए, जिसके बाद अधिकारी प्रवेश बोले, अंडरस्कोर शिवांश, क्या तुम राज्य की सेना में शामिल होना चाहोगे? जी नहीं, मैं शामिल नहीं होना चाहता। कुछ समय पहले योगी पुष्पेंद्र ने भी कहा था राज परिवार से जुड़ने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी जिम्मेदारियों के लिए समय नहीं है, अंडरस्कोर शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर तीनों शॉक हो गए और शिवांश को देखने लगा। तभी काव्या बोली, अंडरस्कोर शिवांश ने जो गदा वाला हमला किया था वो शक्ति शिवांश को योगी पुष्पेंद्र ने ही दिया था। काव्या की बात सुनकर तीनों अधिकारी और ज्यादा शॉक हो गए और एक दूसरे को देखने लगा, जिसके बाद अधिकारी राजेंद्र बोला, अंडरस्कोर, जब तुम्हारे ऊपर योगी पुष्पेंद्र का हाथ है तो फिर तुम तो जब चाहे राजपरिवार का कोई अधिकारी बन सकता हो, इसलिए अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर तीनों तेजी में वहां से निकल गया, जिसके बाद शिवांश भी काव्या और तारिश के साथ निकल गया। कुछ ही समय शिवांश दोनों के साथ घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही शिवांश आराम करने चला गया। दूसरी तरफ शिवांश के जीत की खबर पूरे राजधानी में फैल गई, जिसे योगी पुष्पेंद्र ने भी सुना। योगी पुष्पेंद्र एक जगह पर ध्यान कर रहे थे, तभी उनके पास एक लड़का आया और उसने शिवांश की खबर दी। असल में शिवांश और दुर्जय के द्वंद्व की खबर जैसे ही योगी पुष्पेंद्र को मिली, उन्होंने अपने एक आदमी को द्वंद्व की खबर लाने के लिए भेज दिया था। जब उन्हें शिवांश के जीत की खबर मिली तो वो बोले, अंडरस्कोर, इस बिष्ट परिवार को शिवांश से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये लड़का पूरे बिष्ट परिवार को खत्म कर देगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। इतना बोलकर योगी पुष्पेंद्र फिर से ध्यान करने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिवांश कुछ समय तक आराम करने के बाद अपने बिस्तर से उठा और तारिश और काव्या के पास गया। उसके बाद काव्या से बोला, अंडरस्कोर, क्या बात है, तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? अब तो मामला निपट चुका है, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती है? अंडरस्कोर, काव्या बनावटी गुस्से के साथ बोली। अरे गुस्सा मत करो, तुम रह सकती हो, अंडरस्कोर, शिवांश मुस्कुराते हुए बोला। काव्या और शिवांश आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां तारिश आ गया और बोला, अंडरस्कोर शिवांश, हमें कालू की अंगूठी से 4 मंत्र मिले हैं जो रैंक 2 की है, क्या तुम लोगो? हाँ जरूर दिखाओ मुझे, वैसे भी मेरे पास मंत्रों की कमी है, अंडरस्कोर शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर तारिश ने 4 मंत्र शिवांश को दे दिए। जब शिवांश ने उस मंत्र को देखा तो उन मंत्रों के नाम थे पृथ्वी तलवार शक्ति मंत्र, पंचबाण शक्ति मंत्र और जहरीला कृपाण शक्ति मंत्र। ये तीनों मंत्र रैंक 2 के मध्य सत्र के मंत्र थे। उस सभी मंत्रों को देखने के बाद एक मंत्र अपने पास रखा जो जहरीला कृपाण शक्ति मंत्र था। उसके बाद बचे दोनों मंत्र काव्या और तारिश को दे दिया और उन्हें ध्यान करने के लिए बोला। शिवांश से मंत्र लेने के बाद दोनों ध्यान करने चले गए। उनके जाने के बाद शिवांश भी ध्यान करने के लिए बैठ गया और मंत्रों का ध्यान करने लगा। एक तरफ शिवांश ध्यान कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजधानी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी के एक पहाड़ी पर हलचल हो रही थी। पूरा पहाड़ कांप रहा था। उसी कंपन के बीच पहाड़ से चट्टान गिरने लगी। पहाड़ के ऊपरी भाग से चट्टान आकर एक चट्टान से टकरा गया। जैसे ही उस चट्टान से ऊपर से गिरता चट्टान टकराया, वैसे ही ऊपर से गिरता चट्टान टुकड़ों में बिखर गया, जिसके बाद नीचे रखा चट्टान भी टुकड़ों में बदल गया। जिसके बाद ही वहां पर एक गुफा दिखाई दिया, जिससे एक भयानक शक्ति बाहर निकली और चारों तरफ फैल गया। उस शक्ति के बाहर निकलने के बाद दिखा कि उस गुफा के द्वार पर एक शक्तिशाली कवच बना हुआ था जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, जो ये दर्शा रहा था कि उस गुफा में कुछ खास चीज है। कुछ ही समय में एक रहस्यमयी गुफा के प्रकट होने की खबर पूरे हरित राज्य में फैल गया।
जिस पहाड़ पर रहस्यमयी गुफा प्रकट हुआ था वो पहाड़ हरित राज्य की सीमा थी, जिस कारण हरित राज्य के पड़ोस के राज्य मसूरी राज्य में भी फैल गए। उसके बाद दोनों राज्य के योद्धा पहाड़ की गुफा के लिए निकल गए। उस गुफा की खबर सुनकर हरित राज्य और मसूरी राज्य के राजपरिवारों के प्रतिभाशाली योद्धा भी उसे देखने के लिए निकल गए। सभी योद्धाओं को उम्मीद थी कि इस गुफा से उन्हें कुछ खास जरूर मिलेगा जो उनके और उनके परिवार के लिए खास होगा। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान शिवांश करीब 5 घंटे से ध्यान में था। तभी वहां पर तारिश और काव्या आ गई और दोनों शिवांश को देखने लगे। दोनों अभी अभी ध्यान से बाहर आया थे। कुछ पल शिवांश को देखने के बाद तारिश बोला, अंडस को हम बाहर चलकर कुछ खाने के लिए ले आते हैं, तब तक शिवांश भी ध्यान से बाहर आ जाएगा। ठीक है चलते हैं अंडस को। इतना बोलकर काव्या बाहर की तरफ निकल गई। ये देखकर तारिश भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर की इमारत से निकलने के बाद तारिश काव्या से बोला, अंडस को अब तो तुम्हारा पीछा दुर्जय से छूट गया, अब तुमने आगे के लिए क्या सोची हो? ज्यादा कुछ नहीं, मैं शक्तिशाली बनना चाहती हूँ ताकि भविष्य में अपनी रक्षा खुद कर सकूं, अंडस को काव्या मुस्कुराते हुए बोली। तब तो तुम्हें कुछ समय में इस राज्य से बाहर निकलना चाहिए, अंडस को तारिश ने कहा। वो क्यों? अंडस को काव्या तारिश को देखते हुए बोली। मेरे परिवार के सदस्य कहते हैं आपके आसपास जितने शक्तिशाली लोग रहेंगे आपको उनके जैसा ही शक्तिशाली बनने की प्रेरणा मिलेगी, अंडस को तारिश ने कहा। तो फिर तुम हरित राज्य क्यों आए? अंडस को काव्या बोली। क्योंकि उस वक्त मैं काफी कमजोर था और मुझे उम्मीद से मेरे शक्तिशाली बनने की सफर यहीं से शुरू होगा, अंडस को तारिश ने कहा। ऐसे ही बातें करते हुए तारिश और काव्या बाजार पहुंच गए। जब बाजार पहुंचे तो वहां काफी हलचल देखने को मिली। बहुत सारे योद्धाओं एक दिशा में जा रहे थे। ये देखकर काव्या बोली, अंडस को ये क्या हो रहा है? राजधानी के शक्तिशाली लोग जा कहाँ रहे हैं? चलो चलकर पूछते हैं किसी से, अंडस को इतना बोलकर तारिश एक दुकान वाले के पास गया और बोला, अंडस को भैया ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तारिश की बात सुनकर उस दुकानदार ने एक पल तारिश को देखा और बोला, अंडस को क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मसूरी राज्य और हरित राज्य की सीमा पर मौजूद पहाड़ी पर एक रहस्यमयी गुफा प्रकट हुआ है? दुकानदार की बात सुनकर तारिश और काव्या ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद काव्या बोली, अंडस को उस गुफा में कुछ खास है क्या? ये तो मालूम नहीं है मुझे, लेकिन लोगों को अनुमान है कि वहां बहुत सारे दुर्लभ खजाने मिलेंगे, अंडस को दुकानदार ने कहा। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, अंडस को इतना बोलकर तारिश काव्या के साथ घर की तरफ निकल गया। उन्होंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि ये जानकारी शिवांश को देना जरूरी समझा उन दोनों ने। जब दोनों घर वापस लौटे तो देखा कि शिवांश ध्यान से बाहर आ चुका था। शिवांश को ध्यान से बाहर देखकर तारिश बोला, अंडस को शिवांश हमें कुछ जानकारी मिली है। क्या है? अंडस को तारिश को उत्साहित देखकर शिवांश भी उत्साहित होते हुए बोला। शिवांश, मसूरी राज्य की सीमा पर एक रहस्यमयी गुफा प्रकट हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि वहां दुर्लभ चीजें मिल सकती है, अंडस को काव्या खुश होते हुए बोली। काव्या की बात सुनकर शिवांश खुश हो गया और बोला, अंडस को हमें तो चलना चाहिए, हो सकता है कुछ खास हमें मिल जाए। इतना बोलकर शिवांश तारिश और काव्या के साथ निकल गया अपने घर से। तीनों अपने घोड़े पर सवार होकर मसूरी राज्य की सीमा की तरफ निकल गया। तीनों तेजी में गुफा की तरफ निकल गया। अगर शिवांश चाहता तो तूफान के साथ उड़कर निकल जाता, लेकिन उसके साथियों के घोड़े उड़ नहीं सकते थे, इसलिए तीनों आराम से जा रहे थे।